आदमी जब परिश्रम करता है और उस परिश्रम का एक मीठा-मीठा सा फल उसके सामने आता है तो निश्चित तौर पे उसे खुशी होती है और कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति विशेष के परिश्रम से दूसरे लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक ऐसा उसका प्रतिफल मिलने वाला है जिससे आप ही नहीं आपके साथ आपके परिजन, आपके मित्र और आपके साथ जुड़ा हुआ समाज निश्चित तौर पे लाभान्वित होता है। मैं हूँ आनंद अमित, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और आज जो कर्म अच्छे किए हुए हैं, उसका जो अच्छा-अच्छा प्रतिफल या मीठा-मीठा फल मिला है, ऐसे हमारे साथ 3 गाज़ीपुर के लेखक, गाज़ीपुर के कवि उपस्थित हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2022 में पुरस्कारों की घोषणा की है, जो 2021 की किताबों पे था और 2021 में जो भी किताबें इसी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में, उन पुस्तकों पर हिंदी संस्थान ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कारों की घोषणा की और हमें गर्व है, हमें प्रसन्नता है, हमें खुशी है कि गाज़ीपुर के 3 महान रचनाकारों को उस पुरस्कार की लिस्ट में स्थान मिला, यानी कि उन्हें पुरस्कार मिला। मैं उन तीनों रचनाकारों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किए जाने वाले सभी रचनाकारों का को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, हिंदी श्री पटल की ओर से। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में गाज़ीपुर के वरिष्ठ कवि श्री गजाधर शर्मा गंगेश जी जुड़े हुए हैं। आप इनका पहला या दूसरा एपिसोड था जिसे आप शब्दगंगा गाज़ीपुर में देखे थे। आज पुनः आदरणीय गंगेश जी हमारे साथ हैं और आदरणीय गंगेश जी के पास मुझे लगता है कि गाज़ीपुर के लगभग सभी कवियों का या रचनाकारों का या आप कह लीजिए साहित्यकारों का एक विस्तृत परिचय, विस्तृत जानकारी पूर्णतः उपलब्ध है, पूर्ण रूप से मैं कहूँगा, बिल्कुल उसमें अधूरापन नहीं है। और आदरणीय गंगेश जी का नाम हमेशा साहित्य के क्षेत्र में गाज़ीपुर की अगर बात होती है तो बड़े गर्व और बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आदरणीय गंगेश जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आज इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति है आपकी, विशिष्ट अतिथि के रूप में आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आपसे इन तीनों साहित्यकारों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आदरणीय रमावतार जी जिन्हें गुलाब राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किया जाना है, घोषणा हुई है अभी, जल्द ही इसका कार्यक्रम होके और उत्तर प्रदेश सरकार इसे इन लोगों को वितरित करेगी, इन लोगों को प्रदान करेगी। तो गुलाब राय सम्मान है और वेद और हमारा जीवन इस पुस्तक के लिए आदरणीय रमावतार जी को यह पुरस्कार दिया गया है। और साथ में हमारे शिबू भैया जी हैं, हर बार की तरह संचालन और संयोजन में हमारा सहयोग करते हैं। हिंदी श्री के शब्द गंगा गाज़ीपुर कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं आदरणीय शिबू भैया जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संयोजन में यह कार्यक्रम निरंतर अपनी प्रगति पथ पर है। हमारे साथ 2 और लोग जुड़ेंगे जिन्हें हिंदी संस्थान ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने सम्मानित किया है। डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी जो वर्तमान में भोपाल में रह रहे हैं, लेकिन वो गाज़ीपुर के ही रहने वाले हैं और उन्हें तुलसी पुरस्कार से उनकी पुस्तक अथर्वा के लिए सम्मानित किया गया है। और ई सरकार किसान हई हम संजीव त्यागी जी की पुस्तक है। श्री संजीव त्यागी जी को भिखारी ठाकुर सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जल्द ही वो दोनों लोग भी जुड़ने वाले हैं। मैं इन सभी कवियों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही बहुत-बहुत बधाई देता हूँ हिंदी की ओर से आप तीनों को एक बार पुनः और समस्त रचनाकारों को जिन्होंने इसमें विनोद शुक्ला जी भी हैं जो हमारे परिचय में हैं, श्री प्रयागराज से श्री रामजी तिवारी जी हैं। ऐसे तमाम रचनाकार हैं जो परिचय में हैं। मुख्य रूप से गाज़ीपुर यहाँ से मिर्ज़ापुर से मन्नू जी हैं, मन्नू यादव जी, उन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं परिचय के क्रम में। आदरणीय रामावतार जी जुड़े हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेके आता हूँ ताकि आप उन्हें पहचान सकें, उन्हें जान सकें और उन्हें बधाइयाँ दे सकें। बहुत सारे लोग भी
जुड़ भी गए हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, कुश तिवारी जी, कुंवर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, विजय कुमार शाह जी, संस्थान बरेका वाराणसी से श्री आलोक जी, ऐसे तमाम विद्वान जन जुड़े हुए हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें, जिससे यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचे। और आइए मैं परिचय के क्रम में सीधा चलता हूं श्री रमावतार जी के पास। मैं उन्हें स्क्रीन पर लेके आता हूं, आपको उन्हें देख पाएंगे। अब आप आदरणीय श्री रमावतार जी को देख रहे हैं, जिन्हें गुलाब राय पुरस्कार से सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। और इनकी पुस्तक थी वेद और हमारा जीवन, निबंध कैटेगरी में था, ये निबंध से संबंधित है यह की पुस्तक। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आदरणीय रमावतार जी। रमावतार जी के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप 1 सितंबर 1941 में पैदा हुए थे। आपके कई उपन्यास, लगभग 18 उपन्यास आपके प्रकाशित हो चुके हैं। कई कहानी संग्रह भी हैं, कुछ निबंध संग्रह भी हैं, संस्मरण जीवनी भी है, साक्षात्कार संग्रह भी है। उपन्यास बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत चर्चित रहे। अभी आप बता भी रहे थे कुछ, जब हमारी बात हो रही थी, कई ऐसे उपन्यास हैं जो बड़े चर्चा में रहे, और निबंध भी आपकी बहुत सारे चर्चा में रहे। विशेष बात यह है कि आप जनयुग समाचार पत्र दिल्ली से जो निकलता था, उसके उप संपादक के रूप में लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया है। और निरंतर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे हैं, और अभी भी तल्लीनता के साथ, साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। और अगर विशेष उपलब्धियों की आपकी बात करूं, तो 1969 से लेकर 1972 तक आप प्रख्यात उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार के साथ लेखन कार्य किया है आपने। और 1970 में जैनेन्द्र जी का वैचारिक पाक्षिक पत्रिका कल्प का संपादन भी किया है आपने। सितंबर 1973 से जुलाई 1984 तक दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक, जैसा मैं बता रहा था आपको, जनयुग में उप संपादक के रूप में आपने कार्य किया है। और दिसंबर 1984 से दिसंबर 2007 तक हिंदी साप्ताहिक गाजीपुर टाइम्स का प्रकाशन और संपादन आपने किया है। निरंतर स्वतंत्र लेखन आपका जारी है। आदरणीय रमावतार जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं इस पटल पर। और जब तक हमारे साथ आदरणीय आनंद कुमार सिंह जी और संजीव कुमार त्यागी जी जुड़ते हैं, तब तक मैं शिबू भैया जी, आदरणीय गंगेश जी को आमंत्रित करने के लिए आपको लेकर आता हूं। फिर हम लोग आदरणीय रमावतार जी से भी उनके विचार सुनेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और उन्हें शुभकामनाएं भी हम लोग देंगे। और बहुत सारे दर्शकों की शुभकामनाएं आ भी रही हैं। तो आपका स्वागत है शिबू भैया जी। जी 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 जी। सभी दर्शकों को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। और पटल पे आज विशेष उपस्थिति है, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं श्री डॉक्टर गजाधर शर्मा जी, गंगेश जी, जो गाजीपुर के लिए एक गौरव का विषय है। और आज हम गाजीपुर के लिए बड़े गर्व की स्थिति है कि हमारे गाजीपुर से 3 रचनाकार, लेखक सम्मानित हुए हैं लखनऊ द्वारा। और आपने जैसा बताया भी, तो इसलिए मैं समय जो है इसका जाया न करते हुए गंगेश जी को आमंत्रित करूंगा। और गंगेश जी से इजाजत लेते हुए, चूंकि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष भी मनाया जा रहा है, तो मैं आप सबकी अनुमति से 2 पंक्तियां जो है इन वीरों के लिए कहते हुए मैं आदरणीय को आमंत्रित करता हूं कि देश की रक्षा के लिए जो शक्ति, जो प्रेरणा, जो भक्ति के भाव पैदा होते हैं मन में, उसके पीछे क्या है? तो भाव शब्द है कि भाव शक्ति का अक्षय स्रोत है, भाव भक्ति का प्रेरक है। भाव शक्ति का अक्षय स्रोत है, भाव भक्ति का प्रेरक है, भाव ओज का संवाहक है, भाव चित्त उत्प्रेरक है। बिना भाव के हृदय स्थल को उपमा पत्थर की मिलती, बिना भाव के हृदय स्थल को उपमा पत्थर की मिलती। अब भाव हृदय जब छिन्न भिन्न हो, प्रेम भावना ही सिलती। और भाव भरा ही कहीं बोझ, वेदनाओं का बोझ उठाता है, भाव भरा ही कहीं वेदनाओं का बोझ उठाता है। अधरों पर मुस्कान किसी के खुद मिटकर दे जाता है। राष्ट्र भावना से प्रेरित सीमा पर अलख जगाता है। बर्फ हीले तूफानों में भी जनगण मन धुन गाता है। तो सारे राष्ट्र के अमर शहीदों को इस पावन अवसर पे मैं नमन करते हुए, याद करते हुए, आदरणीय
अपने वरिष्ठ कवि डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें हमारा मार्गदर्शन करें और कुछ प्रस्तुत करें। जी, स्वागत है आदरणीय गंगेश जी। आदरणीय गंगेश जी, यदि आप सुन पा रहे हो, कुछ थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी नेटवर्क में कुछ समस्या है आदरणीय गंगेश जी। क्या आदरणीय गंगेश जी जब तक जुड़ते हैं, जब तक उनकी आवाज आती है, तब तक मैं आप सभी को बता दूं, आदरणीय गंगेश आ जी। गए आ गई जी जी, हाँ, आइए। आ गई जी फोन करने वाले। जी, थोड़ा सा नेटवर्क आपके यहाँ वीक है, इस वजह से दिक्कत हो रही है लग रहा है। आदरणीय गंगेश जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या। यदि हाँ, इस बीच मैं देख पा रहा हूँ लव तिवारी जी हैं, अनिल कुमार सिंह अनिलाभ जी हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे अभी जोड़िए, रामावतार जी पर कुछ बोलना है। आदरणीय रामावतार जी, क्या आप इन्हें जानते हैं, आदरणीय अनिल कुमार सिंह अनिलाभ जी को? हाँ जी ऐसा है, अब जी ये डिस्टर्ब इसलिए हो रहा था कि भोजपुरी के जो श्रेष्ठ कवि हैं अजोर जी, उन्हीं का बार बार फोन आ जा रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया मैंने सर। हाँ, तो ये समस्या रही है और मैंने मना किया है कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए बात अलग है। हाँ बंधुओं, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शब्द गंगा के तहत जो हिंदी श्री का आयोजन, यह जो लगातार चल रहा है, और यह सबसे बड़ी बात है कि यह निरंतरता बनी हुई है और 53वां एपिसोड संभवतः यह है इस आयोजन समिति के द्वारा। और प्रयास यही है कि पहले गाजीपुर जनपद के जितने भी कवि और साहित्यकार हैं उनको सार्वजनिक पटल पर लाया जाए, उनका परिचय कराया जाए, ताकि लोग जान सके कि कौन कौन रचनाकार यहाँ पे हैं। तो यह जो संस्था है, यह निश्चित रूप से इसमें काफी सफल रही है। वैसे काफी लोगों को इन लोगों ने आम सार्वजनिक पटल पर ला दिया है, लेकिन अभी बहुत सारे साहित्यकार बाकी हैं जो हमारे संज्ञान में हैं, मेरी सूची में भी हैं। तो कुल मिलाकर के वो भी बारी बारी से आएंगे। आज का जो पर्व है, आज जब मैं यह कार्यक्रम शुरू किया तो यहाँ अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो मुझे कहना पड़ गया कि खुशनुमा रंग है, आपका संग है, देख कर यह छटा आसमां दंग है, क्यों न हो के मगन हम करें आचमन, क्योंकि उमड़ी हुई नेह की गंग है, क्योंकि उमड़ी हुई नेह की गंग है। निश्चित रूप से आज हमारे जो भी रचनाकार पुरस्कृत हुए हैं और सम्मानित होने की सूची में हैं, उनके स्वागत में आज गाजीपुर में यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है। और गाजीपुर के ये चूंकि गौरव बिंदु हैं, तो इसके लिए तो हम सभी लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति होनी ही चाहिए, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। चाहे रामावतार जी हों। बीच में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं अपने इस कार्यक्रम में। हाँ, अरे हाँ, देख लिए मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। अभी आप बोलिए। प्रणाम। आनंद तो रामावतार जी को प्रणाम। जी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। शिबू जी को भी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आनंद जी को भी प्रणाम। हाँ जी। तो यह सबसे हम तो मैं जब हृदय से प्रणाम। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। सबसे बड़ी बात यही है जी कि आज जो सम्मानित हुए हैं, पहले तो यही लगा कि केवल 2 ही लोग गाजीपुर के हैं। जब आनंद जी से मेरी बात हुई, अमित जी से, तो मैंने कहा कि नहीं, डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी भी गाजीपुर के हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो भोपाल के हैं ना। हमने कहा कि अरे नहीं, भोपाल उनका कार्य क्षेत्र है, वो हमारे घर के हैं, अपने हैं, गाजीपुर की मिट्टी से पैदा होकर के फल फूल करके वहां तक पहुंचे हैं। तो यह सबसे बड़ी तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक लोग के बारे में मैं बताऊं।
पहले तो मैं बधाई देता हूँ राम अवतार जी को भी और आनंद जी को भी, डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी को, कि मेरे अनुज हैं और मेरा एक तरह से पारिवारिक लगाव भी है आपसे। हर कार्यक्रम में इनके यहाँ जो होता है, और ये भी मैं परिचय करा दूं, चलिए आनंद जी का ही मैं परिचय पहले करा दे रहा हूँ कि डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी मोहम्मदाबाद तहसील पहले थे, अब कासमाबाद तहसील के अंदर सागरपाली गांव के रहने वाले हैं। और जी, सागापाली। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हाँ, सब ये इनके पिताजी बहुत बड़े समाजवादी विचारक और नेता भी थे, और साथ ही साथ एक संस्था के संस्थाध्यक्ष भी थे, प्रिंसिपल भी थे। और उन्होंने जो नींव डाली, उस नींव का परिणाम ये था कि ये दो भाई डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी और डॉक्टर सानंद कुमार सिंह जी दोनों अनमोल हीरा के रूप में ये पैदा हुए, और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत ख्याति अर्जित की है। डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा चाहे गांव से हुई, फिर इसके बाद में इलाहाबाद से हुई, फिर दिल्ली से जाकर के इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर पीएचडी किया, और इसके बाद में भोपाल में आप उत्कृष्ट उच्च शिक्षा माने उन्नयन संस्था के आप प्रोफेसर भी रहे। उसके अलावा तमाम संस्थाओं के डायरेक्टर, सहनिदेशक और विभिन्न पदों से होते हुए अब अवकाश ग्रहण कर लिए हैं। लेकिन अवकाश ग्रहण करने के बाद भी इनकी जो सक्रियता है, विभिन्न संस्थाओं के सक्रिय सदस्य भी हैं, किसी के अध्यक्ष हैं, किसी के महासचिव हैं, किसी के सलाहकार हैं। तो इतने पदों से को लेकर के ये जीते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो भी अच्छी वो जीवन संगिनी है, और वो भी अच्छी साहित्यकार हैं, वो भी लेखन करती हैं, उनकी भी किताबें प्रकाशित हैं। यह सबसे बड़ी गौरव की बात है। आनंद जी के बारे में मैं बता दूं कि आनंद जी बहुत ही प्रतिभावान छात्र रहे हैं छात्र जीवन से, और सबसे बड़ी चीज कि इनकी जो मेधा है इतनी सशक्त है, इतना उर्वर है कि बहुत ही जल्द कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो जल्दी ग्रहण कर लेना, याद कर लेना, और व्यक्त करने की इनके पास जो कला है उसकी भी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। और साथ ही साथ ये पुरस्कारों का तो इतनी झड़ी लग गया है कि कम से कम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से 4-5 पुरस्कार इनको मिला हुआ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान से मिला हुआ है, मध्य प्रदेश से मिला है, राजस्थान से मिला है। कहाँ कहाँ से मैं इनका गिनाऊं, अब एक एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है कि पुरस्कारों का अगर इनका एक बंधनवार तैयार किया जाए तो जगह छोटी पड़ जाएगी। और अभी इनको बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज ही सर अभी पुरस्कार लेके लौटे भी है, हमें लग रहा है भाषा संस्थान नहीं, कल इनको पुरस्कार मिला है भाषा संस्थान के तत्वाधान में। और भाषा संस्थान ऐसा है कि वहाँ किताब भेजने की जरूरत नहीं होती है, वो संस्था खुद ही चयनित करती है कि देश में या विदेश में बैठे हुए कौन ऐसे लोग हैं जो भाषा, विशेषकर हिंदी के उत्थान के लिए विशेष योगदान किए हैं। और मुझे गर्व है कि मेरे इस भाई ने को चयनित किया गया, और कि वो हमें लगता है कि हम सभी लोग सम्मानित हुए हैं, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। गाजीपुर का कण-कण सम्मानित हुआ है, भाषा संस्थान के द्वारा इनको सम्मान मिला। और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। आदरणीय गंगेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आदरणीय संजीव त्यागी भी आ गए हैं। बिल्कुल, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय संजीव त्यागी जी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया है, करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। और इनकी जो पुस्तक थी, जिस पुस्तक पे इन्हें पुरस्कार मिला है, उसका टाइटल है उसका ए सरकार किसान है, ए सरकार किसान है हम के लिए संजीव त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई घोषणा हुई है। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको। आदरणीय आप सभी आदरणीय विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम।
मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके साथ जुड़ा हूँ, आप सबके बीच में बैठा हूँ। इसके लिए स्वयं को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आज बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए हैं त्यागी जी भी, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि अभी प्रयागराज से इन्होंने अभी जस्ट पहुंचे ही हैं अपने जालौन वाले निवास पर और तुरंत जुड़ भी गए हैं। बड़े थके होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि स्नेह इतना है, प्यार इतना है, और आपने किया ऐसा काम किया है जिससे गाजीपुर के सभी लोग गौरवान्वित हैं, और आपके इस कार्य के लिए आपको बधाइयां देने वालों की भी तांते लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आपसे गुजारिश रहेगी कि कुछ देर जुड़े रहिएगा। बहुत थकावट होगी तभी निकल के जाइएगा। जी आदरणीय गंगेश जी, कृपया रामावतार जी के बारे में भी संक्षिप्त में बताइएगा। मैं आनंद जी का मैं थोड़ा सा पूरा कर लूं कि आनंद जी के अपने पिताजी के नाम पर ये दोनों भाई आनंद जी और सानंद जी, दोनों लोगों ने जो शिक्षा का ताजमहल खड़ा किया है गाजीपुर में कठवा मोड़ पुल के पास, पहले सत्यदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। आज स्थिति है कि उसमें इतने कॉलेज हो गए हैं कि ग्रुप ऑफ कॉलेजों का एक तांता सा लग गया है। और पिछले बार जो कार्यक्रम हुआ था पिताजी के माने स्मृति में, लगभग 1 दर्जन कुलपतियों का एक माने स्टेज एकदम रिच हो गया था। एक कुलपति को कोई बुलाता है तो गौरवान्वित होता है। और आनंद सिंह ने अपने प्रभाव से, अपने संबंधों के द्वारा देश के कोने कोने से, केवल एक क्षेत्र से नहीं, देश के कोने कोने से 1 दर्जन कुलपतियों को बुलाया था और लगभग 500 लोगों को अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर के इन्होंने सम्मानित किया था उस मंच से, जिसमें मैं भी था। साथ ही साथ 1000-1500 लोगों को बहुत अच्छे किस्म की डायरी वितरित इन्होंने कराई थी। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए दूर तक जाते थे, आज इन्होंने शिक्षा का एक ऐसा बड़ा प्रतिष्ठान खड़ा कर दिया है कि बड़े लड़के और लड़कियों का वहाँ तांता लगा हुआ है पढ़ने वालों की, और उनके भविष्य निर्माण का वहाँ से कार्य होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं इनके लिए इनकी पंक्ति को मैं इनको उद्धृत करके इनकी पंक्ति को मैं सुना देना चाहता हूँ। देखिए इनकी सोच कैसे, इनकी शब्दावली देखिए, इनका सोच कैसा है कि एक उदाहरण है, संभवतः अथर्वा से ही होगा, कि हर अनाम पत्ती को हक है लहरने का, हर अनाम पत्ती को हक है लहरने का, फूलों को भी चांदनी बिछाने का हक है, हवा को भी कलियों सा हक है विकसने का, कांटों को भी मरुगीत गाने का हक है, श्याम बदली को आषाढ़ घन घिरने पर रेत के बिछौनों पर आने का हक है, चोंचलों में चिड़ियों को चारा चुगने का और तितली को मत इतराने का हक है। ये है आनंद जी की कविता। और सोच देख लीजिए कि कितनी बड़ी दूर की सोच है कि एक संघर्ष करता है व्यक्ति कि जो अपने हक से वंचित रह गए हैं उनको हक दिलाने की, लोक मंगल की कामना इनके अंदर विद्यमान है। इनकी तमाम कविताएं, पंक्तियां मेरे पास विद्यमान है, लेकिन समय का बंधन है, मुझे नहीं सुनना है, सुनना तो इन लोगों को सबसे जरूरी है। अब रामावतार जी के बारे में मैं बता दूं कि और इंटरमीडिएट कॉलेज इनके गांव पर भी चलता है पिताजी के नाम पर, यह भी सच्चाई है। एक रामावतार जी के बारे में बता दूं कि रामावतार जी गाजीपुर राजकीय सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद बीए करने के लिए ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चले गए, और वहाँ बल्कि यही नहीं पढ़े बल्कि सहयोग की भावना ये देखिए कि पब्बर राम जी के बड़े पुत्र विजय शंकर जी, जो इनके परम मित्र थे, उस समय आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं थी और उनको सहयोग दे करके भी इन्होंने सबसे बड़ी चीज की अब कहा कि नहीं मेरा मित्र भी पढ़ेगा साथ साथ, और दोनों लोग पढ़े और साथ ही साथ पढ़ करके पढ़ाई पूरी भी किए। फिर इसके बाद में फिर बीए के बाद में कुछ परिस्थितियां घर की वैसी बाधित हुई। पिताजी रेलवे में थे, जब वहां से जब अवकाश लेकर आ गए और संजोग से तो या कुछ पारिवारिक विघटन हुआ तो पढ़ाई बाधित हुई, तो कलकत्ता गए। इनका सूचना विभाग में लखनऊ में हो भी गया था, लेकिन किसी कारणवश फिर उस नौकरी को छोड़ना पड़ा। फिर कलकत्ता गए और दिल्ली जा करके तो नवभारत टाइम्स में काम किया आपने, और नवभारत टाइम्स में काम करते हुए ही और जैनेंद्र जी से जुड़ने के लिए इनको प्रेरित किया गया कि आप जाइए उनका साक्षात्कार लीजिए।
और साक्षात्कार लिए ही नहीं, साक्षात्कार लेने का परिणाम ये हुआ कि उनसे इतना जुड़ गए कि 12 साल तक रहे और 3 उनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का साक्षात्कार और किताब के रूप में वो बहुत चर्चित पुस्तकें हैं उनकी, नित्यानंद जी की। और एक उपन्यास इनका ऐसा था जो अधूरा छोड़ दिए थे, उनको समझ में नहीं रहा था कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं, तो इनको दिखाया कि राम अवतार ये उपन्यास में लिखा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे बढ़ाऊं। तो इन्होंने कहा कि दीजिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ। जब माने 6-7 पेज जब लिख दिया तब उन्होंने कहा कि अरे यार, तो आपने हमको दिशा दे दी, अब मैं इसको पूरा कर लूंगा। ये मेधा शक्ति है राम अवतार जी की। फिर जनयुग अखबार में भी ये सह संपादक के रूप में कार्य करते रहे। वो डॉक्टर पीएन सिंह जो गाजीपुर के गौरव रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले दिवंगत हुए हैं, उन्होंने इन्हें प्रेरित करके इन्हें ले आकर के कहा कि नहीं चलो यार, दिल्ली तो हम भी बंगाल में थे, गाजीपुर आए हैं तो हम लोग गाजीपुर को जगाएं। अपने ही जग करके अगर हम रह गए तो क्या हुआ, गाजीपुर को लोगों को जगाना जरूरी है जो अपनी रूढ़िवादिता से, अपनी संकीर्ण सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं लोग। वहां साहित्य का अलख जगाना है, लोगों की सोच बदलनी है, उसके लिए आ गए। और यहाँ आकर इन्होंने गाजीपुर टाइम्स अखबार निकालना शुरू किया साप्ताहिक, और उस माध्यम से नए नए रचनाकारों को, यहाँ तक सिर्फ पीएन सिंह को भी लेखनी मजबूत करने के लिए मंडल आयोग का पर जो किताब उनकी निकली, वो धारावाहिक जब छपी, वो उसी से प्रेरणा मिली पीएन सिंह को किताब लिखने की, और चल पड़े तो चल पड़े। अब समस्या ये थी कि राम अवतार जी को सभी लोग जानते थे कि केवल ये पत्रकार हैं गाजीपुर टाइम्स के, लेकिन तब तक ये 3 पुस्तकें लिख चुके थे। 3 पुस्तकें इनकी अपने ही प्रेस में लिख करके ये छाप चुके थे, अपना प्रेस लगाए थे, ये छापते भी थे, अखबार में निकालते थे। तो उन पुस्तकों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जब इनका आर पार उपन्यास छप करके दिल्ली से आया तो मैंने कहा कि इसका मैं विमोचन करा दूंगा। इन्होंने कहा कि अरे क्या जरूरत है, ठीक है छप गए। हम कहे कि नहीं, मैं कराऊंगा ना। आदर्श इंटर कॉलेज में कराया, पीएन सिंह भी थे, गाजीपुर के सारे साहित्यकार थे। और जब उस पर चर्चा होने लगी तो पहले तो इनको पत्रकार जान करके इनकी खटिया खड़ी करने का प्रयत्न किया गया, उसमें कमियां खोजने की कोशिश की गई, और ये कहा करके कि अरे ये पत्रकार से साहित्यकार कब से हो गए। लेकिन राम अवतार जी ने इसको बुरा नहीं माना। डॉक्टर श्री प्रकाश शुक्ल जो इस समय पीजी कॉलेज से बीएचयू में हैं, उन्होंने इनकी घोर आलोचना की थी। लेकिन जब दूसरा आनंदशिला उपन्यास छप कर आया तो कहे कि चलिए श्री प्रकाश शुक्ल को देना है। तो हमने कहा कि वो तो आपकी घोर आलोचना करते हैं, कहें कि तभी तो देना जरूरी हो, मेरे सबसे ज्यादा प्रशंसक। जब गए तो खुद ही वो कहे कि अरे मैं तो आलोचना किया था, मैं समझा कि आप नाराज होंगे और आप हमको किताब देने के लिए आ गए। और उसके बाद इनके घोर प्रशंसक हो गए। इसके बाद तो ये किताब लिखना शुरू किए तो फिर पूछना ही नहीं है। ये सीधे लैपटॉप पर किताब लिखते हैं, तुरंत प्लॉट तैयार करते हैं, यही इनकी सोच है। डॉक्टर विवेकी राय इनके बारे में कहते थे, विवेकी राय इतने प्रभावित थे कि विवेकी राय के यहाँ 2 आदमी को हमेशा के लिए छूट थी कि कभी भी आ सकते हैं, हमको और राम अवतार जी को। और राम अवतार जी की भाषा के उम्मीद थे, कहते थे कि देखिए राम अवतार जी, भाषा वैसी ही होनी चाहिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको समझ सके और साधारण आदमी भी पढ़ करके उसका आनंद उठा सके। केवल सीमित दायरे तक सीमित। आपकी भाषा में कोमलता है, आपकी भाषा में सरलता है, उसमें बोधगम्यता है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और वास्तव में राम अवतार जी की किताब को अगर कुछ भी पढ़े, कोई भी किताब पढ़िए, तो यही होता है कि उस उपन्यास को मैं अंत तक पढ़ जाऊं। भाषा सरल है, लेकिन समस्याओं को उद्घाटित जब करते हैं तो उसकी तह तक हर पहलू को छूने की कोशिश करते हैं। चाहे वह आर पार हो, आर पार में जो बेमेल जो संबंध होते हैं, या शादी से पहले जो अवैध संबंधों के बारे में है, माने आर पार यानी सीमा के पार जाकर संबंधों का उसमें उल्लेख किया गया है, जो आधुनिक सभ्यता के लोग जो जीवन जी रहे हैं। फिर इसके बाद में आया आनंदशिला। यह प्रेम की बात है कि वह प्रेम करती है लड़की, वो भी प्रेम करना चाहता है, लेकिन उसके परिवार के लोग लड़की का दूसरी जगह करना चाहते हैं और ये नहीं चाहता कि मैं उस लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ करूं। इसलिए यह कह करके कि मैं अपने को ऊपर दोष लेकर के उस लड़की की पवित्रता को बचा लेता है। फिर इसी तरह से इनके सारे उपन्यास, सड़क है आदमी बेरोजगारी पर है,
आक्रोश जो है वह नए जो बिगड़े हुए दिशाहीन जो युवक हैं उनके ऊपर इनका उपन्यास है। दरार है स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर है, विशेष रूप से पब्बर राम के जीवन वृत्त से कि आजादी के पहले स्वतंत्रता सेनानी का क्या व्यक्तित्व था और आजादी के बाद उनका व्यक्तित्व कैसा माने कलंकित हुआ या स्वार्थ में कैसे सिमट गए। तो ये सब चीजें इनके तमाम उपन्यास जितने भी आए हैं वो सभी पढ़ने पर आनंदित करते हैं। और अब मैं आता हूं कि संजीव त्यागी से मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन अपनी किताब लिखने के माध्यम से मैंने संजीव त्यागी से संपर्क किया। अच्छा लगा कि ये भी अपने गांव घर के ही हैं, लट्ठूडीह के। तो अब ये अच्छा सुरीले पढ़ते भी हैं, भोजपुरी भाषा में लिखते हैं और अभी कम उम्र है, इनको करने के लिए काफी आधार है। जनता इंटर कॉलेज 8 जालौन में अध्यापनरत हैं। तो यह भी हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। इनके बारे में जहां तक जानकारी है, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से भी ये सम्मानित हो चुके हैं, पुरस्कृत हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि ये तीनों गौरवबिंद हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं इसी के साथ मैं अभी आपसे निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़ाएं, इन लोगों को सुने ज्यादा, मैं तो ज्यादा इनके बारे में बोलूंगा तो ज्यादा देर तक बोलूंगा। त्यागी जी को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जो आप बता रहे थे अभी प्रयागराज से उन्हें 1 लाख का पुरस्कार मिला था और अभी जो है ये सर्जना पुरस्कार जिसमें भिखारी ठाकुर पुरस्कार है और आदरणीय आनंद जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका थोड़ा सा और परिचय आदरणीय बताया आपने, आदरणीय गजाधर गंगेश जी ने, डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश जी ने डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी के बारे में काफी विस्तृत जानकारी। एक बार मैं उनके जो बायोडाटा है उससे कुछ जरूरी जानकारियां आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। जो नए जुड़े हैं उन्हें भी, बहुत सारे नए दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों की कामना संदेश और बधाइयां आ रही हैं। आप सभी से गुजारिश है एक बार सभी दर्शकों से कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे गाजीपुर की ख्याति, गाजीपुर की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचे। आदरणीय सन्नी शर्मा जी जुड़े हुए कार्यक्रम को देख रहे हैं। आदरणीय धर्मदेव यादव जी जो सिटी स्कूल में गाजीपुर के आप अध्यापक रह चुके हैं और हमारे गुरुजी भी, हमें भी आपने पढ़ाया, प्रणाम निवेदित करता हूं। अनिल कुमार राय जी जुड़े हुए हैं गुड़गांव से, ये भी गाजीपुर के ही रहने वाले एक उम्दा रचनाकार है। लव तिवारी जी हैं जो शब्द गंगा कार्यक्रम के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदरणीय प्रोफेसर जयनाथ जी कवि जुड़े हुए हैं, एक उम्दा कवि है। और केबी राइटर्स के माध्यम से चंदन केसरी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि रंजन जी जुड़े हुए हैं। करुणा सागर सिंह जी प्रधानाचार्य मैनपुर में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं, आदरणीय करुणा सागर सिंह जी। पिंटू उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव जी हैं। संजय सिंह जी हैं। और मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय सुनील सुकुमार जी हैं। आदरणीय दौलत राम प्रजापति जी हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा के एक बड़े उम्दा गजलकार हैं दौलत राम प्रजापति जी। रामाकांत यादव जी जुड़े हुए कार्यक्रम को देख रहे हैं। शरद चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं गाजीपुर से। शरद चंद्र श्रीवास्तव जी के लगातार कमेंट्स हैं। आशीष श्रीवास्तव जी हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो केसरी प्रसाद जी हैं जो प्रयागराज के एक उम्दा गजलकार है। ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए। शेख शाहजाद उस्मानी जी जुड़े हुए हैं। और एक जुड़े हुए थे बीच में, मैं बता रहा था, पीछे किसी ने कहा था, अनिल जी थे शायद, वो कह रहे थे कि मुझे जोड़िए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ रमावतार जी के बारे में। मैं कोशिश करता हूँ कि आदरणीय अनिल जी जुड़ पाए और वो भी कुछ बता पाए, प्रयास रहेगा। क्योंकि 6 लोग जुड़ चुके हैं इसमें, तो 7वां जुड़ने का इस सॉफ्टवेयर में प्राविधान नहीं है, इसलिए थोड़ी सी समस्या है। अनिल जी, इससे मैं आपको इसलिए क्षमा आपसे चाहता हूँ आज की, आपको फिर मैं कभी आमंत्रित करूंगा जब आगे कार्यक्रम होगा, आदरणीय रमावतार जी का एकल कार्यक्रम होगा, उस समय आपको आमंत्रित करूंगा। आप निश्चित तौर पे आइएगा और इनके बारे में कुछ बताइएगा, या कमेंट्स में भी आप अगर कुछ संक्षिप्त जानकारी हो तो उसे लिख सकते हैं, जिसे हम लोग बता पाएंगे यहाँ पे। मैं बात कर रहा था आदरणीय आनंद जी के एक संक्षिप्त परिचय की। आप पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान, उत्कृष्टता संस्थान है ये, भोपाल मध्य प्रदेश में। और आपने यहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी लेखन कार्य करने के लिए। ये भी एक बड़ी बात है और शायद उसका प्रतिफल ही है कि आपको इतने सारे पुरस्कार मिल रहे हैं और आपकी लेखनी में दम है, वास्तव में दम है। अगर वो उसमें दम नहीं होता तो ऐसा
हर जगह से नहीं होता। पुरस्कारों की अगर लड़ी लग रही है तो निश्चित तौर पे आपकी मेहनत है, आपका समर्पण है साहित्य के प्रति, और इससे बड़ा समर्पण क्या होगा कि अपने आजीविका जिसमें आप प्रोफेसर थे उसको छोड़कर आपने लेखन को अपना व्यवसाय बनाया। आप कह सकते हैं, व्यवसाय भी नहीं कहूंगा मैं, आपने साहित्य को समर्पित किया खुद को, और वो अपने आप कहते हैं कि जहाँ सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें, सम्मान और लक्ष्मी, ये सारी चीजें आपके पास आई जा रही है। शिक्षा की अगर बात करूं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया है, जैसा आदरणीय योगेश जी ने बताया भी, यूजीसी नेट के फेलो रहे हैं आप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.फिल किया है, और व्यावसायिक अनुभव देखिए आपने लिखा भी है स्पष्ट रूप से कि 1994 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इंदौर द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे आप, ऐसे आपका है। और विशेष कार्य में मध्य प्रदेश शासन उच्च विभाग संचालनालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में अकादमिक कार्यों का प्रभार देखा है आपने। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए व्यापक चिंतन तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन नामक पुस्तक का लेखन एवं शासन की योजना के रूप में प्रकाशन हुआ है उसका। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा परिषद के गठन एवं रूसा एक संस्था है, रूसा योजना के विकास में प्रारंभिक सहयोग, एम्बेसडर प्रोफेसर और प्रतिभा बैंक तथा भाषा सुधार अभियान का आकल्पन किया आपने। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में स्टूडेंट सपोर्ट के निदेशक के रूप में 2 क्षेत्रीय केंद्रों का गठन किया आपने, छिंदवाड़ा एवं उन्नयन सतना के लिए। अन्य चयन आपके हुए थे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली में, आईसीसीआर द्वारा विदेश में स्थित विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में चयनित प्रोफेसर हैं आप 2014 में, और डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए थे आप 2021 में, और मूल्यांकन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं आप यूपीएससी के 2012 से 2016 तक, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 2016 से 2012 तक। पुस्तक प्रकाशन अगर बात की जाए तो आकल्ट सीरीज में आप सहयोगी लेखन किया आपने, गणपति आकल्ट, शक्ति आकल्ट और शिव आकल्ट पुस्तकें मुंबई से प्रकाशित हुई थी। सौंदर्य लहरी और शिव महिमा का काव्यानुवाद किया आपने, और स्वतंत्र लेखन आप करते आए हैं। सन्नाटे का छंद अज्ञे की कविताओं पर आलोचना लिखी थी आपने 2014 में। सौंदर्य जल में नर्मदा कविता संग्रह 2015 में प्रकाशित हुआ था आपका। अथर्वा मैं वही वन हूँ महाकविता है ये, महाकविता या आप इसे महाकाव्य भी कह सकते हैं, 2021 में प्रकाशित हुई थी, जिस पुस्तक पर आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है तुलसी सम्मान से। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। और विवेकानंद लंबी कविता अक्षरा मई 2022 में प्रकाशित हुई है, और समुद्र सौंदर्य की ही प्यास है कविता संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। पाठ्य पुस्तक लेखन एवं संपादन में भी आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पाठ्य सामग्री के संपादक एवं लेखक रह चुके हैं। और ऐसी तमाम उपलब्धियां अगर उसकी मैं चर्चा करूं तो बहुत सारे सम्मान भी आप प्राप्त है। सम्मानों की एक लंबी लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है, और बहुत प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हुए हैं। मैं अब सीधा इस कार्यक्रम में चलता हूं, और आदरणीय त्यागी जी जुड़े हुए हैं। त्यागी जी अगर जुड़े हुए हैं तो मुझे लग रहा है उनकी फोटो नहीं आ रही है, थोड़ी सी समस्या। बहुत सारे दर्शक लगातार अभी भी जुड़े हुए हैं, आप सभी के शुभकामना संदेश आ रहे हैं। बीना राय जी भी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय बीना राय जी, सन्नी शर्मा जी, देव यादव जी, ऐसे पूजा शर्मा जी, लगातार लोग जुड़े हुए हैं। अभी मुझे लग रहा है संजीव त्यागी जी को शायद कुछ नहीं जुड़े हैं हम। अच्छा, जुड़े हैं तो अब अगर अपना वीडियो खोलिए तो आपसे शुरुआत की जाए, और हम चाहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपको जब यह पुरस्कार मिला है हिंदी संस्थान की ओर से, भिखारी ठाकुर पुरस्कार आपको संजीव जी, तो आपकी उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं, लेकिन आपके क्या संदेश हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद। आपका स्वागत है। उसके बाद आदरणीय आनंद जी से और आदरणीय रमावतार जी से उनके विचार जानेंगे। पहले आदरणीय त्यागी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो मैं इसलिए नहीं खोल पा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ दिक्कत है, लाइट पे बहुत कीड़े गिर रहे हैं। अच्छा तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जी प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। और
इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं यहाँ आप सबके समक्ष, तो बोलना ककहरा पढ़ने जैसा है। तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ, लेकिन आज के लिए बस ये एक छोटा सा परिचय यही है हमारा। तो ये सरकार किसान हैं हम, और बड़ा एक ये प्रयास जो ऐसा लग रहा था कि कोई अस्तित्व तो नहीं होगा इसका। भोजपुरी में कहते हैं कि धूर में लाठी भांजा तोड़म। तो जब शुरू हुआ था तो ये ऐसा ही लगा था कि आज लोग जब किताबों से दूर हो रहे हैं, उसमें भोजपुरी में पुस्तक लिखने का क्या औचित्य है, कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसे लोग जो शुभचिंतक थे, वो छपरा के सारण भोजपुरिया समाज के बड़े भाई आदरणीय ज्वाला सिंह जी, और तमकुही समाचार पत्रिका है, उसके संपादक रहे अनुज विश्वजीत शेखर राय। तो ऐसे तमाम लोगों ने एकदम उसके लिए बिल्कुल दबाव बनाया कि नहीं, कम से कम जो कविताएं हैं तो उनको संकलित किया जाए, एक पुस्तक का आकार दे दिया जाए, कोई पढ़े या ना पढ़े उससे नहीं लेना देना है, लेकिन एक पुस्तक आ जाए आपकी। तो उस पर काम हुआ और पिछले 18 अक्टूबर को विमोचन हुआ था इसका जी। और ये सब आपकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद रहा कि इतना सम्मान मिल रहा है। तो इसमें तो मैं अपना कुछ नहीं समझता हूँ, जो कुछ है आप सभी का आशीर्वाद। त्यागी जी, इस पुस्तक की जो सबसे शानदार कविता है, क्यों ना हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए उस कविता या गीत जो भी है इस पुस्तक से। जी, एक जो इसका शीर्षक है, ये सरकार किसान हैं हम जी। एक बार एक लड़की की शादी के संबंध में एक जगह गए थे हम लोग। तो वहां लड़के के जो पिताजी थे, उन्होंने पूछा कि लड़किया का बाबू का करेलन। तो उनसे बताया गया कि लड़की के पिताजी किसान हैं, किसानी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तब हम ब्याह ना करब। हमारे यहाँ जितने हमारे संबंध हुए हैं तो परिवार बड़े प्रतिष्ठित हैं। तो उस दिन पहली बार ये लगा कि किसान जो है वो भारत में प्रतिष्ठित नहीं माना जाता है। और साहित्य देख लिया जाए या बड़े बड़े भाषण सुन लिए जाए राजनीतिज्ञों के, तो उस पर एक थोड़ी बहुत तुकबंदी हमने की है, वो आप सभी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आपका आशीर्वाद मिले। स्वागत है। रउआ सूरज अस चमकीला, रउआ सूरज अस चमकीला, जग में जगमग बारौए से, राई से पर्वत ले इहवा जे बाऊ सब बारौए से, बाकिर अपनो अंगनैया के लीलरा चमकत चान हई हम, बखरा में अनहियारी ढोवत ए सरकार किसान हई हम। बखरा में अनहियारी ढोवत ए सरकार किसान हई हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब पीर बियाओ किसान के, कहे अन्नदाता सब हमके नित नित नव जस गीत रचावे, जय किसान भाषण में बोले धरती के भगवान बतावे, नारा भाषण कविता ई में जे हमरा के पूज्य कहेला, उहे लोग सोझा परला पर खेतीहर सुनते मुंह बिजुकावे। डेग डेग पर होखे वाला सम्मानित अपमान हई हम। डेग डेग पर होखे वाला सम्मानित अपमान हई हम, बखरा में अनहियारी ढोवत ए सरकार किसान हई हम। हाड़ गला के धरती से हम हीरा मोती उपजाइला, हाड़ गला के धरती से हम हीरा मोती उपजाइला, ओहू के बेचे खातिर फिर दर दर के ठोकर खाइला। नाक बचावत घर सहिरावत बोझ बढ़ल जाला कर्जा के, माटी मिल जाले माटी में तबहू उरिन न हो पाइला। भीतर से हहरत हपसत ही ऊपर मुख मुस्कान हई हम, बखरा में अनहियारी ढोवत ए सरकार किसान हई हम। किसान फाटल के सियत संझुरावत झेलत खेपत जिंदगी जाले, फाटल के सियत संझुरावत झेलत खेपत जिंदगी जाले,
बेटी के शादी बेटा के रोजगार के चिंता खाले, दुनिया के सुख देखी ला तो जियरा छने छने छछनेला, ओकर सुनला परतन फाटे थाती पुरखन के बिक जाले, ओकर सुनला परतन फाटे थाती पुरखन के बिक जाले, सबके देखत मरत मुआवत मनवा के अरमान हई हम, बखरा में अंधियारी ढोत ए सरकार किसान हई हम। और अंत में वो कह रहा है कि हम दूसरे को दोष क्यों लगाएं, सरकार को, तंत्र को, किसी को भी दोष क्यों लगाएं। घाम छाह पाला तुषार के असमय बिजुरी खूब गिरावस, रउआ पर का दोष लगाई हमके भगवानों डहकावस, जीव जंतु जन और महाजन सबकर हिस्सा बा हमरे में, अनगिन रूप बना के उहो हमरा पर आफत बरसावस, श्राप कहेलन जेके त्यागी, श्राप कहेलन जेके त्यागी, विधि के ऊ वरदान हई हम, श्राप कहेलन जेके त्यागी, विधि के ऊ वरदान हई हम, बखरा में अंधियारी ढोत ए सरकार किसान हई, किसान बखरा में अंधियारी ढोत ए सरकार किसान हई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार रचना त्यागी जी, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भिखारी ठाकुर सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने अपनी वो उत्कृष्ट रचना जो इस पुस्तक से थी उसे यहाँ पे प्रस्तुत किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बिना देर किए, चूंकि समय धीरे धीरे तेजी से निकल रहा है, हम सीधा चलते हैं आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी के पास। और आदरणीय आनंद कुमार सिंह जी का लेखन निश्चित तौर पे बिल्कुल समर्पण है, और इतना समर्पित होकर लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब ऐसा समर्पण होता है तो निश्चित तौर पे लेखनी जो लिखती है वो कुछ अलग होती है, और वो अलग लेखनी आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी की है। डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी से अनुग्रह है कि आपको यह पुरस्कार, क्योंकि आप इतने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं कि उसकी गिनती नहीं है, मैं गिनने लगूं तो पीछे गिन रहा था बहुत सारे थे। तो कैसा लग रहा है, और इस पुस्तक से एक वो प्यारी कुछ जो है महाकाव्य, तो इससे जो भी आप उठा सकें, जो आपको लगता है उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं आदरणीय आनंद कुमार सिंह। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। देखिए, सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे गौरव रामावतार जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों बाद यहाँ देख रहा हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर धन्यता भी महसूस होती है। और इसके पश्चात मेरे बड़े भाई गजाधर गंगेश जी, हमारे पारिवारिक व्यक्ति हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुहृदनों को मेरा सादर प्रणाम। जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वे सब लोग प्रणाम में हैं मेरे लिए, गाजीपुर के सब गौरव हैं। और इस कार्यक्रम का बड़ा खूबसूरत संचालन करने वाले मेरे मित्र, नए मित्र, मुझे उम्मीद है कि मित्रता हमारी बनी रहेगी, जो मेरे ही नाम के ही हैं, आनंद जी, आनंद प्रजापति जी। तो आप सब लोग, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है। असल में मुझे लगता है कि मुझे यदि कुछ सम्मान मिले और वह सम्मान इस तरह का हो कि गाजीपुर के लोगों को लगे कि ये सम्मान उनका है, तो सच में मुझे वो सबसे ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव करा रहा है। और आज मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है। आनंद जी, मुझे इतने सारे सम्मान मिले हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि गाजीपुर के लोगों के बीच में मैं अपने सम्मान को शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। जी आदरणीय, और अभी देखिए शुभकामना दे रही हैं आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी, जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री रह चुकी हैं। हमारी आदरणीय विधायक जी रही हैं, और स्वयं भी वो लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, और उनकी बड़ी उज्जवल छवि रही है। मेरे भाई बड़े प्रशंसक हैं सानंद जी, तो उनके माध्यम से मैं आपको जानता हूँ माननीय। तो आपको भी मेरा सादर प्रणाम और बड़ी शुभकामनाएं कि आप और आगे बढ़ें राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में भी और साहित्यिक क्षेत्र में भी। और आपकी शुभकामनाएं हम सबको मिलती रहें। तो सब मित्रों को, सुजनों को, अपनी मिट्टी, गांव जवार से जुड़े हुए जितना लोग हैं, जितने भी लोग हैं, गाजीपुर की धरती से निकले हुए लोग, चाहे विदिशा के हैं,
चाहे वो उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं भी रह रहे हैं, काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, अध्ययन अध्यापन के सिलसिले में, या अपनी जीविकोपार्जन के सिलसिले में, वे सभी लोग मेरे बड़े प्रणम्य और पूज्य हैं। मैं इस सम्मान को इसलिए अपना मान रहा हूं कि मेरा सम्मान है सच में, क्योंकि मेरे लोगों को लगा कि ये उनका सम्मान है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है और मेरे लिए ये बहुत ईश्वरीय कृपा का ही क्षण माना जाएगा कि मुझे उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार घोषित हुआ और मिला। देखिए क्या है, हम लोग अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग रहे हैं और शब्द कर्म के लोग रहे हैं, कविता, आलोचना, साहित्य की तमाम विधाओं में हमने काम किया है और एक सक्रिय जीवन भी हमने जिया है। तो जिसका परिचय आदरणीय आनंद जी ने दिया और आदरणीय गंगेश जी ने भी दिया। मुझे तो बहुत थोड़ी सी उसमें झेप ही महसूस होती है कि मेरा कोई इतना परिचय दिया जाए। मैं बहुत ही मामूली व्यक्ति हूँ, बहुत ही सामान्य सा आदमी हूँ और कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया है। ये तो मित्रों का बड़ा भाव है कि मेरे कार्यों को उन्होंने सराहा और सिर आंखों पर लिया। बहुत ही लो प्रोफाइल का आदमी हूँ, नाम यश वगैरह से मैं हमेशा दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन गाजीपुर की मिट्टी यदि सम्मानित हो रही हो और गाजीपुर का गौरव बढ़ रहा हो तो उसके लिए मैं जरूर आप पीछे पीछे खड़ा मिलूंगा आपके। मैंने इसीलिए गीतांजलि श्री का भी जब सम्मान हुआ तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके माध्यम से गुणौर गांव सामने आया और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मित्रवर आनंद जी ने उनको भी इस कार्यक्रम से शब्द गंगा से जोड़ा। ये तो देखिए, शब्द गंगा, गंगा में तो गाजीपुर वैसे ही है। गाजीपुर की गंगा का अपना सौंदर्य है और ऐसा आध्यात्मिक और लोकोत्तर सौंदर्य है जिसने पवारी बाबा जैसे महासंत को वहां रहने और बसने पर मजबूर किया। उनकी सूक्ष्म प्रेरणा गाजीपुर को मिली हुई है। ये कितनी बड़ी बात है। इतिहास के प्राचीन काल से मध्यकाल तक और आधुनिक काल तक भी ऐसी तमाम चीजें हैं जिन पर गाजीपुर गौरव कर सकता है, गौरवान्वित महसूस कर सकता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है ज्ञान विज्ञान का, साहित्य का, जीवन का ही, संगीत का, संस्कृति का, जिसमें गाजीपुर के लोगों ने अच्छा और बड़ा काम नहीं किया। मुझे अनुमान है कि जो आपके इस कार्यक्रम से भी जुड़े हुए तमाम लोग हैं जिनके नाम कभी कभी प्रकट हो रहे हैं, जिनकी मुबारकबाद और शुभकामनाएं भी हमें मिल रही हैं, वे सब लोग भी निश्चित रूप से प्रणम्य हैं और उनके भीतर भी रचनात्मकता का एक अजस्र स्रोत, एक सोता, एक झरना जरूर होगा। मैं ऐसे मेरा मन करता है कि गाजीपुर के लोगों को लेकर यदि आनंद जी और गंगेश जी चाहेंगे जरूर इस विषय में काम होगा कि वे तमाम लोग जो गाजीपुर में लिख रहे हैं, कविता, कहानी, गजल, उपन्यास, लघु कथा, महाकाव्य भी और साहित्य के जो अन्य विधागत रूप हैं, डायरी है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, अनेक लोगों को मैं जानता हूँ। तो उस तरह का हम लोग एक संकलन, एक प्रतिनिधि संकलन भी हम लोग तैयार कर सकते हैं और उसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर इस तरह का कोई काम होगा तो। ये गाजीपुर शब्द गंगा के जितने भी रचनाकार आ रहे हैं, इन सबको लेकर जितने भी लोग आए हैं एपिसोड वाइज, उन सभी को लेकर एक पुस्तक डालने की तैयारी बिल्कुल चल रही है सर। कितनी सुंदर बात होगी ये। मुझसे ये जो भी संभव, किसी भी प्रकार का सहयोग मैं आपके लिए रहूंगा, गाजीपुर के लिए मैं रहूंगा। और इसमें सब धर्मों के लोग हैं और सब तरह के लोग हैं जिन्होंने अदब को, गाजीपुर के अदब को, गाजीपुर की साहित्य की भावना को काफी आगे बढ़ाया है और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी दिया है। अब गीतांजलि जी की वजह से हमें मानना ही चाहिए कि गाजीपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी मिला है। बिल्कुल। यहाँ से स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जुड़े हुए हैं और मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि गीतांजलि काव्य में अनेक ऐसी कविताएं, ऐसे अनेक संकलनों से तैयार हुई थी जिन कविताओं की रचना स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ने गाजीपुर में किया था। अनेक उपन्यासों की भी रचना की। तो गाजीपुर इस मामले में एक जरखेज जमीन है, उपजाऊ जमीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका क्या कारण है? स्वयं डॉक्टर पीएन सिंह जी कहते थे कि पता नहीं का गाजीपुर में बाहो कि हर क्षेत्र में लोग इजा लिखे चली आवेला, कहीं भी रही जरूर कुछ न कुछ लिखत रहेला। और खास तौर से निबंध संग्रहों को देखकर कहते थे, खास तौर से ललित निबंधों को, कि गाजीपुर के लोग ललित निबंध बहुत लिखते हैं। अब देखिए, कुबेरनाथ राय के बाद
अश्विनी कुमार जी जो लखनऊ में रहते हैं और जिनकी 3-4 पुस्तकें आ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पिछले साल वो पुरस्कृत हुए थे सगुण गांव निर्गुण प्रीति नाम के संकलन के लिए। तो गाजीपुर का निबंध संग्रह पिछले साल प्रशंसित और पुरस्कृत हुआ, और इस साल स्वयं रामावतार जी की जो पुस्तक है वेद और हमारा जीवन, वो भी एक निबंध ही संग्रह है। तो ये पुरस्कृत, तो निबंध लीड कर रहा है। और माननीय अभी जो हम लोगों ने संतोष जी का संजीव त्यागी जी संजीव जी का जो भिखारी ठाकुर पुरस्कार ये हुआ, ये एक भोजपुरी काव्य भी सम्मानित हुआ। ये कितने गौरव का विषय है। गाजीपुर भोजपुरी भाषा के साहित्य का भी गढ़ रहा। अनेक लोग अभी भी सक्रिय हैं। पत्रिका पाती जैसी पत्रिका अशोक द्विवेदी जी निकाल रहे हैं। डॉक्टर एमडी सिंह जैसा होम्योपैथ चिकित्सक स्वयं खड़ी बोली के इतने सुंदर कवि हैं, वो भोजपुरी में 2 संकलन निकाल चुके हैं, चिल्होर और कुकुर। अब उन्होंने मुझसे कहा कि तीसरा संकलन भी वो निकालने वाले हैं, गरई नाम से। मैंने कहा ऐसा नाम क्यों रखा? उन्होंने कहा कि चिल्होर जो है आसमान का काव्य है, और कुकुर जो है धरती का काव्य है, और गरई जो है कीचड़ और मिट्टी और पानी का काव्य रहेगा। तो देखिए मतलब क्या सोच है, क्या मतलब उद्भावना, नवीन उद्भावना है डॉक्टर एमडी सिंह की। तो ऐसे लोग, और इतने बड़े आलोचक स्वयं डॉक्टर पीएन सिंह जी, जिनकी महामेधा को मैं प्रणाम करता हूँ और उनको इस कार्यक्रम से श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ। वो मेरे मेंटर थे, मेरे गुरु थे। डॉक्टर एमडी सिंह से, डॉक्टर पीएन सिंह से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता। उनके कितने तरह के वैचारिक, भावनात्मक, पारिवारिक, सांस्कृतिक सरोकार हम लोगों से जुड़े रहे हैं, पत्रकारिता के भी सरोकार जुड़े रहे हैं। वो बड़े महाशयी व्यक्ति थे, बड़े महान आशय के व्यक्ति थे। हम सब लोगों को समाहित कर लेते थे, जोड़ लेते थे। मेरे और उनके विचार अक्सर टकराते रहते थे, लेकिन क्या मजाल के विचार कभी बाधक बने हों। वो अपनी सदाशयता से, उदारता से हम सब लोगों को समेट लेते थे। वो स्वयं एक तीर्थ की तरह थे जो सबको आजू बाजू जोड़ लेता है, पुकारता चलता है और पवित्र करता है, समृद्ध करता है। तो ऐसे महामनीषी डॉक्टर पीएन सिंह को भी मैं प्रणाम करता हूँ। शब्द गंगा के इस कार्यक्रम में जो 53वां कार्यक्रम आ रहा है भाग, मुझे बड़ी बेहद प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि अमिताभ जी इस कार्यक्रम को कितने वर्षों से संचालित कर रहे होंगे। 53वीं कड़ी है, मानना पड़ेगा कि 2-3 वर्ष तो कम से कम हो ही गए जी। स्वयं पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन अच्छा है कि संचार के इंजीनियर हैं। तो संचार के इंजीनियर से ही ये उम्मीद की जा सकती थी कि वह संचरणशील हो सके और संचारी भाव की तरह आता रहे और जाता रहे। काव्य शास्त्र में संचारी भाव होता है जो रस की पुष्टि करता है, रस को क्रिएट करता है। तो आप संचार के जनक हैं, इंजीनियर हैं, उसके तत्व और तकनीक को जानने वाले हैं, तो आप बहुत प्रणम्य हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, उसी के उत्तर में कह रहा हूं कि मुझे पहले कभी भी किसी पुरस्कार को प्राप्त कर ऐसा अनुभव नहीं हुआ जैसा आज इस क्षण में हो रहा है। क्योंकि पुरस्कार तो निश्चय, पुरस्कार का अर्थ होता है आगे करना, पूरा यानी आगे, कार्य यानी करना। जो चीज पीछे थी उसको आगे कर दिया पुरस्कार ने। रामावतार जी की किताब थी वेदों पर, पुरस्कार नहीं मिलता तो संभवतः कम लोगों तक पहुंच पाती, आगे नहीं आती। संजीव जी की पुस्तक आगे नहीं आ पाती। अथर्वा पुरस्कार के माध्यम से अथवा मित्रों के माध्यम से, चूंकि इस पर विशेषांक वगैरह भी निकल गया तो थोड़ी आगे आ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि पुरस्कार हमेशा कृतियों को आगे ले आ देते हैं, तो इससे पाठकीयता थोड़ी बढ़ती है। असल में लेखक का उद्देश्य क्या है, लेखक क्यों लिखता है? लेखक लिखता है कि वो अपने पाठकों तक पहुंच सके। हम अपने मन का केवल उसकी अभिव्यंजना, एक्सप्रेशन ही नहीं करते, हम संप्रेषण भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संप्रेषित हो बात, केवल हम अभिव्यक्ति ही तक न सीमित रहें, हम संप्रेषित भी हों, हमारी बात वहां तक जाए जो हमारा उद्देश्य है, जिस पाठक को ध्यान में रखकर हमने लिखा है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा कि अथर्वा एक कठिन भाषा में लिखा गया काव्य है। वो रामावतार जी की सहजता, गंभीरता, गूढ़ता, सरलता की शैली में लिखा गया काव्य नहीं है। तो वो पंडितों के लिए लिखा गया काव्य है, सामान्य व्यक्ति के लिए मैंने उसे नहीं लिखा। लेकिन उद्देश्य उसका, जो प्रभावित होने वाला जो टारगेट है, वह सामान्य जन है। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम कर रहा है, तो जिन सूत्रों में, जिन फार्मूलाज में, जिन प्रयोगों की सफलताओं और असफलताओं के आधार पर बबल चैम्बर में काम कर रहा है, उसका सरोकार बहुत जनता से नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि जो उत्पाद पैदा होगा वह जनता के सुख में, जनता के जीवन में आराम ले आने वाला होगा, उसकी विचार क्षमता को बढ़ाने वाला होगा और उसकी मनस्विता को जागृत करने वाला होगा।
तो अथर्वा एक साधनात्मक काव्य रहा, उसको रचने में मुझे 26 साल लगे। 1992 में मैंने ये लिखना शुरू किया और 1992 से 2001 तक लगातार मैंने लिखा टुकड़े टुकड़ों में। कभी गांव में, अपने सागापाली गांव में, कभी पटना में मेरे मित्र थे, वहां मैं अक्सर जाता था तो वहां पर मैंने लिखा। वो मित्र अभी शांति निकेतन में प्रोफेसर है, हिंदी के प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय, तो उनके साथ मैं पटना जाता था, मैंने पटना में लिखा। फिर मेरी पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश में जहाँ हुई थी, सुसनेर नाम की जगह में, शाजापुर जिले में, तो वहां उसकी रचना की। भोपाल और होशंगाबाद में भी उसकी रचनाएं हुई, अंतिम परिणतियां उधर हुई। तो ये लगातार एक प्रवहमान काव्यधारा रही। एक बड़े विजन को क्रिएट करने, पकड़ने के लिए मैंने ये काम किया और उस पर लगातार चलता रहा। मुझे आनंद जी बता दीजिएगा बिल्कुल ठीक से कि मेरा समय 2 मिनट बचा हुआ है या 3 मिनट, तो मैं अपनी बात को समेट लूंगा। तो अब मैं चाहता हूं कि जो बातें 2 मिनट में अथर्वा के विषय में बात करूंगा और 2 मिनट कविता का, कुल 5 मिनट के यदि समय हो तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, समय है एकदम। जी, तो अथर्वा की रचना चूंकि 26 साल लगे, तो 26 साल का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअसली 26 साल में लिखता ही रहा। मैंने 1992 से 2001 तक 9 साल लगातार लिखा और लगभग 75% हिस्सा मैंने लिख लिया था। प्रकाशित होकर के 512 पृष्ठों की पुस्तक है, तो आप इसका 75% से 80% भाग मैंने 9 सालों में लिख लिया था। 2001 में जब मैं भोपाल आ गया प्रोफेसर होकर के, तो यहाँ अनेक विश्वविद्यालयों में मुझे जाना पड़ा। वो जो ओपन यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर हो गया, तो जो बाहरी मेरा मन जो अंदर था वो बाहर आ गया, बहिर्मुखी हो गया, और साधना की या मन की समाधिता स्थिति वो नहीं मिल पा रही थी कि मैं अपने उस विजन को आगे ढोकर ले चल पाता। उसके लिए मुझे लगभग 10 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ा, और इसीलिए उस काव्य को लिए हुए भी मैं हमेशा सोचता रहता था कि इसका मैं क्या करूंगा। कभी वो स्थिति बनती नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो स्थिति धीरे धीरे बनी और 12 सालों बाद एक बार फिर से रचना कर्म में मैं प्रवृत्त हुआ। 2017-18 में पापा के न रहने के बाद, उनका लोक सम्मान करने के बाद 2017 में वो चले गए। उसके बाद फिर एक एकाकी मन, एक अवसाद का मन पैदा हुआ और फिर मैंने इस पर हाथ लगाया और ईश्वरीय कृपा से मैं उसको पूर्ण कर सका। उसमें मुझे कुछ महीने लगे। 2018 में यह किताब पूरी हुई। उसका जो 14वां खंड है, 14वीं पांडुलिपि, जिसका नाम है जम्बू द्वीप, सबसे बड़ी पांडुलिपि वही है जो विमर्शात्मक है, डिस्कोर्सिव है, उसी को लिखने में इतना समय लगा। और उसको लिखने के बाद मुझे लगा ये काम पूरा हो गया। और फिर मैंने मेरे मित्रों ने जो जानते थे कि मैं इतने वर्षों से इसको लिए चल रहा हूँ, उन्होंने ले लिया दिल्ली में और प्रकाशक को भेज दिया और कहा अब आप इसमें एक भी लाइन नहीं जोड़ेंगे, ये जैसा है वैसा ही जाएगा। तो कोरोना काल में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, उसी दौरान इसकी प्रूफ की अशुद्धियां मैंने शुद्ध की, सही की, संशोधित की और उसको छपने लायक में बना सका। तो इस तरह से इस किताब की रचना हो सकी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक व्यक्ति अथर्वा है, ये काल्पनिक पात्र है, लेकिन पुराकालीन, प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक पुराना नाम काम मिलाना जरूरी था। जैसे रमेश नाम मैं लिख देता या दिनेश या कोई दूसरा नाम मुकेश लिख देता, तो उससे वो बात ना बनती जो अथर्वा कहने से बनती। कई बार नाम भी उस काल को प्रतिध्वनित करते हैं, उसकी गूंज को, इको को हमारे सामने लाते हैं। तो इसलिए अथर्वा नाम मैंने चुना, क्योंकि मैं प्राक ऐतिहासिक वेदों की रचना के पूर्व के इतिहास को व्यंजित करने के लिए, तत्कालीन जीवन जगत को सामने लाने के लिए मैं एक प्राचीन नाम ले आना चाहता था। उसके सांस्कृतिक संदर्भों को, उसके रंगों को, उसकी छटाओं को प्रस्तुत करने के लिए मैंने और भी उसी तरह के नाम रखे। मातरिश्वा, वज्र विरोचन, श्वेत केतु, अपाला, दीर्घतमा। तो दीर्घतमा एक संशयवादी पात्र है जो हर बात पर संशय करता है, और अथर्वा एक ऐसा काल्पनिक पात्र है जिसको सभी प्रश्नों के उत्तर ज्ञात है। एक काल्पनिक पात्र जिसे सब कुछ पता हो। तो दीर्घतमा ऐसा पात्र है जिसके मन में लगातार संशय है, डाउट्स हैं, और जो हमारे युग की संवेदना, अश्रद्धा, अनास्था, निराशा, अवसाद, दैन्य, पदार्थवाद, भौतिकवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रत्यक्षवाद से आक्रांत मन का व्यक्ति है वो, जो हम सभी हैं लगभग। और एक काल्पनिक प्रत्यय अवधारणा अथर्वा की है जो हर चीज को जानने वाला है। तो अथर्वा के निकट जाकर दीर्घतमा प्रश्न करता है और अथर्वा उसका उत्तर देता है। उसी क्रम में उसके जो अन्य सहयोगी मित्र हैं वो भी कुछ प्रश्न करते हैं और फिर वो उस पर उत्तर देता है।
तो जीवन जगत को छूने वाले लगभग जितने सवाल हो सकते हैं, प्रेम के, घृणा के, क्रोध के, राष्ट्र के, आजादी के, प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के, मानवीय संबंधों की गरिमा के, गहरे संबंधों के, इतिहास के, संस्कृति के, मध्यकालीन आक्रमणों के, प्रजातियों के अग्रिम संचरण के, जातियों के अंतर्मिलन के, इतिहास की घायल मनस्थिति के, भारत का पूरा इतिहास, वैश्विक इतिहास जिस तरह की मनोदशा से पिछले 5000 10,000 वर्षों से घुलता पिघलता गुम्फित होता हुआ लहूलुहान होता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, तो उसको कैसे व्यंजित करें, इसके लिए मैंने ये शिल्प पैदा किया, क्राफ्ट, जिससे मैं अपनी बात कह सकता था। और निश्चय ही उसमें जो हमारा अध्ययन है, अपनी मनन की क्षमता है, और जो मेरे मन पर पड़े हुए प्रभाव है मेरे पिताजी के जो समाजवादी नेता थे, तो वो सारे पक्ष प्लस मेरे जो व्यक्तिगत जीवन के अनुभव रहे हैं। मैं तंत्र साधना में बहुत समय तक रहा अपने युवा काल में, तो वो भी बहुत सारे अनुभव मुझे हुए, और उन अनुभवों और मेरे पिताजी के राजनीतिक अनुभव, जो मेरे पारिवारिक अनुभव रहे हैं, फिर मैंने अपने को जो एक्सप्लोर करने के लिए मुझे इस तरह का क्षेत्र मिला जीवन का जिसमें मुझे जाना पड़ा, तरह तरह के अनुभवों से वो व्यंजनाएं मुझे मिली, तरह तरह के गुरुजन मिले मुझे, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो ईसाइयत के हों, संगीत के हों, तंत्र के हों, आयुर्वेद के हों, ज्योतिष के हों, अध्यात्म के हों, ऐसे अनेक गुह्य साधना पक्षों से जुड़े हुए लोगों से मेरा संबंध और परिचय हुआ, जिनको हम एक झटके में झाड़ू से नकार नहीं सकते, जैसे कि आजकल की प्रवृत्ति हो गई है, खासतौर से प्रगतिशील खेमे में ये ज्यादा दिखाई देती है। मैं डॉक्टर पीएन सिंह जी की इसीलिए इज्जत करता हूं, क्योंकि मेरी रुचियों को, तंत्र में मेरी रुचि थी, अध्यात्म में मेरी रुचि है, ज्योतिष में मेरी रुचि थी, इन रुचियों को जानते हुए मुझसे वो संवाद करते थे और मुझे अपना बनाए रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं उनके निबंधों का एक संग्रह प्रकाशित करूं, जो विमर्श का वैभव नाम से मैंने प्रकाशित किया, और उसकी 50 पेज की मैंने एक लंबी भूमिका लिखी, जिसको उन्होंने काफी पसंद किया, और वो कहते थे कि उनके ऊपर अभी जितनी किताबें लोगों ने लिखी हैं उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय रामावतार जी ने भी अपने एक बहुत सुंदर किताब की रचना उनके जीवन पर की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक जीवन का जो विभाजन हो गया है, एक खेमेबाजी हो गई है साहित्य में, दक्षिण की और वाम की और फला की और ठिकाने की, और एक पक्ष दूसरे को न सुनना चाहता है, न कोई पुल बनाता है, न संवाद करना चाहता है। तो ये कृति चुनौतीपूर्ण ढंग से लिखी गई, और चुनौती किसके लिए? उस इंटेलिजेंशिया के लिए, उस बौद्धिक व्यक्ति के लिए जो दूसरे सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। जो मार्क्सवादी है वो स्वीकार नहीं करना चाहता है रहस्यवाद को। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि वो उसने अपनी एक धुरी बनाई हुई है कि चूंकि मैं मार्क्सवादी हूं इसलिए मैं रहस्यवाद को स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर जो रहस्यवादी है वो मार्क्सवाद को स्वीकार करने को, उसकी अच्छाइयों को यदि कुछ हो तो ग्रहण करने को तैयार नहीं है। तो कभी कभी तो ऐसा भी होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति भी तो हो कि दोनों को मिला सके, दोनों की अच्छाइयों को सामने ला सके। यदि कुछ ग्रहण करने योग्य हो तो ग्रहण किया जाए, और न ग्रहण करने योग्य हो उसमें संवाद किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तो ये इस तरीके से इस कृति का जन्म हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि आप चूंकि वरेण्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आप जरूर अथर्वा को पढ़ें। उसकी भाषा चूंकि विषयानुकूल भाषा है, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, तो उसके पात्र भी, अभी मैंने ये नाम प्राचीन कालीन नाम लिए, लेकिन उसमें प्रतिनिधि चरित्र भी हैं, जैसे अल मुस्तफा, अब्राहम, इस तरह के भी पात्र हैं उसमें, एक भारतीय आत्मा, इस तरह के भी पात्र हैं जो हमारे समय और समाज को, हमारी वर्तमानता को, हमारी कंटेम्परेनिटी को, हमारी समकालीनता को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो बहरहाल कहानी लंबी है, मैं उसमें से एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जी स्वागत है। उस कविता का शीर्षक है, ये खंड है, इसका एक खंड है, 13वां खंड है, जिसका नाम है समुद्रकल्प। समुद्रकल्प खंड का नाम है, और ये किताब गद्य और पद्य में लिखी हुई। किताब में यहाँ ये उल्टी दिख रही हो सकती है, संभव है कि उल्टी दिखाई देती हो। अथर्वा मैं भी वन हूँ। तो इसमें पांडुलिपि है 11वीं पांडुलिपि है, जिसका नाम है समुद्रकल्प। समुद्रकल्प पांडुलिपि जो है टोटल रिवोल्यूशन की बात करती है, टोटल चेंज, आपाद मस्तक परिवर्तन की बात करती है। हमको एक नया ही फिनोमेना, एक सिस्टम्स व्यू ऑफ लाइफ, जिसको हमारे जमाने के एक बड़े फिजिसिस्ट ने, भौतिक शास्त्री ने कहा, काबरा ने, सिस्टम्स व्यू ऑफ लाइफ।
कोई ना कोई ऐसा समय आता है जब हमको अपने जीवन दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। उसको कहा गया है पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। हम केवल पदार्थवादी नहीं हो सकते। आज भौतिक विज्ञानी भी केवल पदार्थवादी नहीं है। पदार्थ के सूक्ष्मतम रूप का, स्वरूप का, अणु से अणु के अणुतम रूप का संधान करते हुए वो उस बिंदु तक जा पहुंचा है अपने खोज में और अपनी प्रतिज्ञा में, जहां पर पदार्थ नहीं बचता। वो ऊर्जा के घनत्व की ओर इशारा करता है, किसी एक ऐसे तत्व की ओर इशारा करता है जिसकी छाया है पदार्थ। तो जहां भौतिक शास्त्री भी डगमगा गया है, अनसर्टेन है। आपने आइजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ा होगा, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो वहां पर एक प्रत्यक्षवादिता का लगातार जाप करना या अपने उन रूढ़ियों में बंद रहना, ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए ये समुद्र कल्प आवाहन करता है। तो इसमें उपस्थित होते हैं महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध। इस कविता का शीर्षक है धर्म चक्र। वो अपने भिक्षुओं से कह रहे हैं। और इसका ये कविता तब लिखी गई थी जब तालिबान ने पहली बार कब्जा किया था अफगानिस्तान पर। गांधार देश का इसमें उल्लेख आएगा। और धर्म की मूल प्रतिज्ञा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, किसे मिटाना है, किसको मिटाया जाना चाहिए। कुछ धर्म आप इतिहास में दूसरे को मिटाते चले हैं। दूसरे के पूजा स्थलों को मिटा दो, कोई भी हो सकते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। दूसरे के वजूद को खत्म कर दो, समाप्त कर दो, तो तुम बचोगे। बुद्ध के माध्यम से जो अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, इस कविता का नाम है धर्म चक्र। जैसा सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया था भगवान बुद्ध ने, उसी की छाया, शैडो है ये। तो इसका शीर्षक है धर्म चक्र। इसके 5 खंड हैं। मैं कंटिन्यूअम में सबको पढ़ रहा हूँ, छोटा सा है, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा और तब मेरी बात भी खत्म होगी। भिक्षुओं मत करो ध्यान, भिक्षुओं मत करो ध्यान, पहर यह ठीक नहीं है, अभी भी दुखों में डूबी है पृथ्वी। भिक्षुओं मत करो ध्यान, पहर यह ठीक नहीं है, अभी भी दुखों में डूबी है पृथ्वी। इधर गांधार जनपद में अभी भी घटाटोप अंधेरा है। ये एक आश्चर्य का विषय है कि जिस कविता को मैंने 20 साल पहले लिखा, उसकी स्मृति पुनः इतिहास ने दिला दी अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान। आप सबके समक्ष प्रत्यक्ष हुआ वो। तो भिक्षुओं मत करो, जब बामियान की मूर्तियां बुद्ध की तोड़ी गई थी, उसी समय यह कविता लिखी गई थी। भिक्षुओं मत करो ध्यान, पहर यह ठीक नहीं है, अभी भी दुखों में डूबी है पृथ्वी। इधर गांधार जनपद में अभी भी घटाटोप अंधेरा है, सब कुछ ठीक नहीं है फिलहाल। यहाँ हवाएं आतंक और घृणा की बन चुकी हैं हिंसक आंधी। यहाँ हवाएं आतंक और घृणा की बन चुकी हैं हिंसक आंधियां। भिक्षुओं प्रार्थना का समय बीतने लगा है। इधर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है, जोड़ों में रह रह कर दर्द उठता है। जाकर देखो उधर, कुछ मन चले तालिबान धर्म की शरण में नहीं है। टूट रहा है कवच, कवच जो धर्म की मर्यादा में जीता है। इंसानियत अंधेरे में गुम हो गई लगती है। बिना कवच के आदमी कितना सुरक्षित है। भिक्षुओं उनको उपदेश करो, भिक्षुओं उनको उपदेश करो, वे अर्ध शिक्षित हैं जो कहते हैं बुद्ध तुम हमारे पूर्वज नहीं हो। भिक्षुओं उनको उपदेश करो, वे अर्ध शिक्षित हैं जो कहते हैं बुद्ध तुम हमारे पूर्वज नहीं हो। तुमसे नहीं सीखेंगे हम धर्म की मर्यादा और मनुष्यता का कवच। हमने पढ़ा है पाठ और हासिल की है तालीम, उसमें तुम्हारा नामो निशान तक नहीं है। तुम्हें मिटाना ही मजहबी उसूल है और तोड़ना तुम्हें ही मजहब, सीख यही पाई है हमने। उन्हें मेरा संदेश दो भिक्षुओं, उन्हें मेरा संदेश दो भिक्षुओं। भंते तोड़ो, शीघ्र तोड़ डालो उन बामियानी मूर्तियों को। किन्हीं मूर्तिकारों की शायद कलाएं हों, किन्हीं मूर्तिकारों की शायद कलाएं हों, लेकिन हठ धर्मियों उससे पहले शीश तो झुकाओ बंदगी को। लेकिन हठ धर्मियों उससे पहले शीश तो झुकाओ बंदगी को। अपना खुदी का झूठा वजूद तो मिटाओ, अपना खुदी का झूठा वजूद तो मिटाओ। तोड़ो खुद को कि जिससे अल्लाह में फनाफिल तो हो सको।
मैंने तुमसे भी शताब्दियों पहले अपनी मन भावन मूर्तियां तोड़ी हैं, उस दुर्विनीत मन को तोड़ा है। मैंने तुमसे भी शताब्दियों पहले अपनी मन भावन मूर्तियां तोड़ी हैं, उस दुर्विनीत मन को तोड़ा है, जिसके बाद ही दिखती है तूर पर्वत की रहस्यमयी आग। सको तो तोड़ो अपना अहंकार। और सुनो तालिबान, जिस मदरसे में तालीम पाई है, उसके झंडा बरदार उस्ताद को बता दो, मुझे नहीं, खुद को मिटाना ही मजहबी तबीयत है। मूर्तियां नहीं, स्वयं को तोड़ना ही धर्म में प्रवेश है। आमीन भिक्खु, चलो चलें, प्रार्थना का समय हो गया है। ये एक कविता आपके समक्ष मैंने रखी, जो इस वास्तव में महाकाव्य का अंश है। जी। तो बहुत धन्यवाद आपको। आप सब लोगों ने मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबके साथ तुलसी सम्मान को साझा करते हुए बहुत प्रसन्न अनुभव करता हूँ, और यह आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये सृजनात्मकता हमेशा आगे बढ़ती रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी। और डॉक्टर साहब को तुलसी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। और इनकी पुस्तक जिसे सम्मानित किया गया है वो है अथर्वा के लिए, और उसी से आप कविता का वाचन कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम लोग सीधा चलते हैं बिना देर किए। बहुत सारे दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं, लगातार उनके कमेंट्स आ रहे हैं, शुभकामनाएं आ रही हैं। शेख शहजाद उस्मानी जी हैं, आदरणीय शेख जी हैं, आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, रामराज राजस्थानी जी राजस्थान से देख रहे हैं, अनिल कुमार सोनी जी हैं, विनय राय बबुरंग जी हैं, ऐसे अनिल कुमार राय जी हैं, सत्येंद्र यादव जी हैं। अगर मैं थोड़ा सा और जाऊं तो डॉक्टर संगीता बलवंत जी हैं, जो पूर्व सहकारिता राज्य रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, शुभकामनाएं आ रही हैं। बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सभी का। और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप, शेयर जरूर करिएगा इस कार्यक्रम को, और अगर अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट्स जरूर करते रहिए। और मैं सीधा आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री रमावतार जी को, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी वेद और हमारा जीवन, और इस पुस्तक पर, यह निबंध संग्रह था, इस पुस्तक पर आपको गुलाब राय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। तो आपको कैसा लगा है? आप दोनों ने बता दिया, आदरणीय त्यागी जी थे, अब आदरणीय आनंद कुमार सिंह जी। तो अब आपका नंबर है आदरणीय रमावतार जी। निश्चित तौर पे हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, और अगर इस निबंध की कुछ पंक्तियां या कुछ ऐसे विचार जो 2-4 पंक्तियों की हो, जिसे आप कह सकें, आदरणीय रमावतार जी। सबको नमस्कार। अभी मैं सबको सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। और आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, शब्द गंगा जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग जो बात सुनते हैं, जो बैठे रहते हैं वही सुनते हैं, लेकिन आप तो उन लोगों को भी सुना देते हैं जो यहाँ नहीं है, दूर दूर दराज बैठे हुए, उनको भी सुना देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी बात इस जो पुस्तक है उसके बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खराब लगता है जब कभी कोई कहीं कोटेशन उद्धृत करता है बाहर से और यहाँ का कुछ करता ही नहीं। डॉक्टर पीएस सिंह को मैं बार बार कहता था कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ के लोगों को भी पढ़िए, वेदों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, थोड़ा सा उनको भी देखिए कि हमारे यहाँ क्या है। तो वो मुस्कुरा देते थे, या वो पढ़ते नहीं थे, बहुत कम पढ़ते थे, तो अपने काम भर निकाल देते थे। मेरे मन में आया कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें उसमें कही जाए जो वेदों में है, उपनिषदों में है, कुछ ऐसी चीजें आए ताकि लगे कि हाँ कुछ है उसमें। तो मैंने ये पुस्तक लिखी और लोगों ने बहुत पसंद किया। जी। मेरे मन में हमेशा हम उपन्यास ज्यादा और कहानियां ज्यादा लिखते हैं, और इसका कारण ये था कि जलन से मेरा जब से लगाव हुआ तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि देखो भाई, कहानी और उपन्यास ये ऐसी चीजें कि जल्द आदमी को पकड़ लेती है, क्योंकि उसमें भी विचार होते हैं, सब चीज में विचार होते हैं। उस विचार को हम कथा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वो ज्यादा आदमी पकड़ लेता है उसको। इसलिए उसमें काम करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं तो पहले पत्रकारिता करता था, अब मुझे लगता था कि पत्रकारिता सबसे अच्छी चीज है। उन्होंने कहा कि भाई पत्रकारिता तो ये कुछ दिन के लिए है, जब तक आप रहोगे पत्रकारिता, इसके बाद तो कुछ नहीं है।
वो खत्म हो जाता है। लेकिन साहित्य तो अमर होता है, जो साहित्यकार होता है वो अमर हो जाता है, लिख दिया तो हमेशा के लिए चला गया। निराला अमर है, प्रेमचंद अमर है, सब अमर है, जितने लोग हैं सब अमर हैं। इसलिए कि साहित्य व्यक्ति को अमर बना देता है। तो कहा कि साहित्यकार बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है, आप काम कीजिए। तो मैंने शुरू कर दिया और मैंने अपनी शुरुआती की कहानी और उपन्यास। तो मैंने देखा कि ये सचमुच लोगों को ये चीजें पकड़ती हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि कहानी हो या उपन्यास हो, उसके अंदर उत्सुकता अंत तक बनी रहनी चाहिए। अगर उत्सुकता समाप्त हो गई तो आदमी आगे नहीं पढ़ सकता। मैंने अपने उपन्यासों में यही किया, अपनी कहानियों में यही किया है। और दूसरी बात है कि कहानी मैं बनाते समय कथा को कम देखता हूँ, विचार को देखता हूँ, विचार को रख करके मैं कहानी बनाता हूँ। और इसी तरह उपन्यास को भी विचार को प्रमुख में रखता हूँ, क्योंकि विचार प्रमुख है, वही मनुष्य को कुछ बनाता है, कुछ करता है। क्योंकि विचार अगर नहीं रहेगा तो हो नहीं पाएगा, तो विचार को मैं प्रमुख रखता हूँ। तो इसलिए जब ये पुरस्कार मिला तो मुझे लगा कि इस तरह की चीजों को वो लोग पसंद करते हैं, इसीलिए तो पुरस्कृत किया है। तो जो अच्छी चीजें हैं, चीजें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। हमारे यहाँ एक बड़ी गिरावट ये आई है। पहले पढ़ा जाता था, खूब पढ़ा जाता था, गांव गांव में पुस्तकालय होते थे। अब वो पुस्तकालय पता नहीं कहाँ चले गए। तो डॉक्टर BV के राय बताया करते थे कि मैं किताब लेने के लिए बहुत दूर दूर तक साइकिल से जाता था। लेकिन अब तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। किताब छप गई तो उसको क्या कर रहे हैं, फ्री में बांटेंगे आप। किताब खरीदने वाले नहीं है, जो किताब खरीदते हैं वो लाइब्रेरी वाले खरीदते हैं, और जगह नहीं खरीदते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे अंदर बहुत गिरावट आई। जो गिरावट आई उसका कारण यही है। अगर लोग पढ़ते लिखते समझते तो वो ये गिरावट नहीं होती जो आज आई है। तो साहित्य बहुत बड़ी चीज है, और साहित्य तो मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाता है। अब देखिए वेद में मैंने ये देखा कि वो किस तरह के उपदेश देते हैं। वो कहा है कि एक तो परमात्मा में विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो कम से कम ये तो है, एक चीज वो बताता है। कहा कि मैंने कहा ईशावास्यम यत्किंच जगत्याम जगततेन त्यक्तन भुंजीता मार्गधर पशुपूर्णम, कि ये परमात्मा सब में कण में विद्यमान है। इसलिए परमात्मा सब चीज में है, सब जगह है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि अगर हम कोई गलत काम कर लेंगे तो हमको कोई देख नहीं रहा है, वो तो हमेशा देख रहा है। इसलिए तुम जो भी करते हो सही ढंग से करो, अच्छा काम करो। और दूसरा काम ये करो कि लोभ मत करो, त्याग के साथ जो भी भोग करना है त्याग के साथ भोग करो। महात्मा गांधी ने अपरिग्रह जो लिया है वहीं से लिया है कि अपरिग्रह, हमको जितनी आवश्यकता है उतना ही उपभोग करें, उतना ही हम ले, ज्यादा इकट्ठा न करें। तो वेदों में इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो बताई गई हैं कि मनुष्य अपने आचरण को कैसे सुधार सकता है, उस सुधार कर समाज और देश का कैसे कल्याण कर सकता है। तो मेरे मन में आया कि इन सब चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, और वही मैंने किया। मैंने देखा है कि उपन्यास जब हम लिखते हैं या कहानी लिखते हैं तो एक मन में विचार आता है कि हमको किस चीज को आगे बढ़ाना है, तो हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनके आचरण तो कुछ हैं, लेकिन वो जब लिखते हैं तो बहुत अच्छी चीज लिख जाते हैं, बड़ी उम्दा चीजें लिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? एक बार ये सवाल मैंने जैन जी से पूछा। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है कि लेखक तो बहुत कुकर्मी होता है, लेकिन वो ऐसी चीजें लिख जाता है जिससे लोग शिक्षा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए कि जैसा वो आचरण करे, जैसा वो लिखे उसी तरह वो आचरण करे, होना तो ये चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। इसलिए कि जो लेखक होता है उसके अंदर बैठा हुआ लेखक लिखवाता रहता है उससे, कभी उसके अंदर बैठा हुआ उसे लिखवाता है रहता है। आनंद जो कविता लिखते हैं वो कवि नहीं है, उनके अंदर का कवि लिखवा रहा है उनसे। सब लोग यही करते हैं, लेखक जो है उनके अंदर का बैठा लेखक लिखवाता है। उन्होंने कहा कि इसको इस तरह समझिए कि जब आप लिखते हैं, कविता लिखें, उपन्यास लिखें, कहानी लिखें, नाटक कुछ भी लिखें, उस समय तक आपके अंदर बड़ी उत्साह होता है, बड़ी खुशी रहती है, आनंद रहता है। और जो ही आप लिखना छोड़ देते हैं उस समय वो आनंद खत्म हो जाता है, इसलिए उस आपके अंदर का लेखक आपके अंदर का कवि चला गया। ये होता है और मैंने ये अनुभव किया है, और सब लोग जो लिखते पढ़ते हैं वो सब अनुभव करते हैं। इसीलिए जब आदमी लिखता है तो उसे पता नहीं चलता कि हम कितनी देर बैठे क्या क्या लिखते जा रहे हैं। तो ये बड़ी चीज है। और देखिए यही बात होती है कि पढ़ते समय भी तन्मयता जब बनती है तो आदमी उस चीज को बहुत ढंग से पढ़ लेता है। और तन्मयता तभी बढ़ेगी जब आदमी लिखी हुई चीज को समझ पाएगा। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कोई चीज,
और हमारी समझ में नहीं आए तो तन्मयता नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि आम पाठक हमारी चीज को समझ सके। ये भी जरूरी है, जैसा अभी अनंत कुमार ने कहा, ये भी जरूरी कुछ ऐसी चीजें लिखी जाए ताकि ताकि भाई तुम वहां तक पढ़ो, वहां तक समझने की कोशिश करो। ये क्या है कि एकदम सरल ही सरल है, भाई विद्वत्ता तो कुछ चीज है, तो ऐसी भी चीजें लिखी जानी चाहिए कि उसको पढ़ने के लिए तुम्हें और कुछ पढ़ना पड़े। ये भी ठीक है, क्योंकि हर एक ही तरह पैटर्न नहीं होना चाहिए, अलग अलग पैटर्न होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उनका अथर्वा जो है वो उच्च कोटि की रचना है। डॉक्टर पीएल सिंह मुझसे कह रहे थे, भाई बहुत सी चीजें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं ये कैसे कह दूं कि गलत है, इसलिए कि उस ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये अलग बात है, दूसरा कोई समझ ले, इस तरह की चीजें होती थी। तो ये ठीक है। तो मेरा मन ये होता है, मेरे मन में ये हमेशा आता है कि भाई जो भी चीज लिखी जाए ऐसे ढंग से लिखी जाए कि आम पाठक समझ सके और उसी की उसकी उपयोगिता है। एक बात और है कि हमको जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम क्यों लिखते हैं, लिखने का हमारा मकसद क्या है। मकसद हमारा ये है कि हमारे सामने व्यक्ति है, समाज है, राष्ट्र है, उनको देखकर हमको लिखना है कि हम उसके सुधार में कितना योगदान दे सकते हैं। जितना भी हम योगदान दें वो हमारे लिए पर्याप्त है। वही हमारी सार्थकता है, हमारे लिखने की सार्थकता है, पढ़ने की सार्थकता हुई हमारी सार्थकता। ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बिना उद्देश्य तो वही लिखता है जो कि बस लेखक बनना है, हमको क्या लिख रहे हैं हमको पता नहीं, उसका नहीं कुछ पता है। हाँ, उसको पता ये होना चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं। ये जब लिखेगा कि हम क्यों लिख रहे हैं तो वो उसी हिसाब से लिखेगा जो लिखना चाहिए, ताकि उसका लेखक सार्थक हो। तो ये मैं तो यही करता हूँ, और लेखक भी मैंने बात किया तो सब वही करते हैं। कुछ लेखक हैं जो जिनको गाइडेंस नहीं मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, वो कुछ गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि वो सारे ऐसी प्रतिभाएं हैं। वो असल में आदमी तो अभ्यास से सीखता है, जैसे जैसे काम करता जाता है उसे सीखता जाता है, उसके अंदर से नई नई चीजें निकलती जाती है, नया नया प्रयोग करता जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मार्गदर्शन देते हैं, तो आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है। मार्गदर्शन का अभाव, बहुत अभाव है। हमारे यहाँ डॉक्टर बीबीके राय और डॉक्टर पीएन सिंह, दो आदमियों को मैंने देखा, वो ये काम करते थे। डॉक्टर बीबीके राय कहा करते थे भाई लिखो कुछ, पीएन सिंह तो हर आदमी को कहते थे कि अरे आप कुछ लिखिए, कुछ क्यों नहीं लिखते हैं, और बहुत सारे लोगों को लेखक बना दिया ऐसे करके, कुछ लिखिए कुछ लिखिए कुछ लिखिए करके लेखक बना दिया। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जिससे लिखते हैं तो उनको जांचते हुए, दिखाते हुए करते हैं। तो ये काम बहुत जरूरी है, होना चाहिए, ताकि ये लेखन आगे बढ़े। दूसरी बात है कि हम ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो समाज में जा रहा है, वो पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है। इस पर भी मैं तो चाहूंगा इस संस्था के आयोजकों को कि इस पर भी बात करें कि हम जो लिख रहे हैं, लेखक जो लिख रहा है, कवि जो लिख रहा है, उसको पढ़ा जाए। कैसे हम उस पत्रिका को आगे बढ़ाएंगे। देखिए विदेशों में लाखों किताबें छपती हैं, और यहाँ क्या होता है कि 500, 200, 300 प्रकाशक छापता है, 1000 छापता है या 1500 छापता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि अपने पैसे देकर अपनी किताब छापने बेचारे बेच नहीं पाते, वो बांटते रहते हैं। और कुछ प्रकाशक है उसी के पैसे छापते हैं और बेचते, जो बिक गया उसका कोई वो नहीं होता है। ये स्थिति है हमारी। क्यों पहले ये स्थिति थी। प्रेमचंद का मैंने देखा, वो पत्र जैन जी के कई पत्र लिखे, उन पत्रों को मैंने पढ़ा है। वो भी परेशान रहते थे, लेकिन तब भी वो कहते थे कि मैं 2000 प्रतियां छापता हूँ, और 2000 प्रतियां धीरे धीरे बिक जाती हैं। तो ये उस समय पठनीयता थी, खूब लोग पढ़ते थे, किताबों को खोज खोज कर पढ़ते थे। तो ये आज भी हम लोग की कोशिश करनी चाहिए, जो लेखक लिख रहा है उसे पढ़ा जाए, और कैसे पढ़ा जाए इस पर भी थोड़ा सोचना है, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मामला है। और मैं आयोजकों से चाहूंगा कि इस पर वो कुछ काम करें और कुछ ऐसा आयोजन करें ताकि हम कुछ पाठकीयता को बढ़ा सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार। आनंद जी म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, आप म्यूट कर रखें। हाँ, आवाज शायद नहीं आ रही। हाँ, बहुत अच्छा आदरणीय रमावतार जी ने बहुत विस्तृत ढंग से बताया कि
पुस्तकों के बारे में बताया, लेखन के बारे में बताया, लेखक के बारे में बताया, कवि के बारे में बताया, उसके हृदय में जो लेखक रहता है उसके बारे में बताया। बहुत सारी बातें आपने, और बहुत ज़रूरी बातें थी जो आपने, बहुत ज़रूरी तथ्य थे जिन्हें आपने यहाँ पर उद्घाटित किया। लेकिन आदरणीय गंगेश जी कह रहे थे कि आप कुछ कविताएं भी लिखते हैं। निश्चित तौर से आप कथा साहित्य में बहुत पारंगत हैं और उसमें कोई संदेह नहीं हमें। अगर निबंध की बात आए, अगर उपन्यास की बात आए, कहानी की बात आए, तो आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ पे इनको पढ़ पाना थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। उसके लिए हम लोग भी अलग एक एपिसोड आयोजित करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई कविता है जिससे आपके विचारों को लोग समझ सके कि आप क्या लिखते हैं, क्या अपनी रचनाओं में डालते हैं, तो निश्चित तौर पे कृपया उसे प्रस्तुत करें आदरणीय रामावतार जी। हाँ, कविता तो मैं शौकिया लिख लेता हूँ। मन हुआ कि कुछ कविता भी लिखा जाए तो मैंने कुछ लिख दिया। तो एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। हालांकि ये कविता है या नहीं है ये तो कभी लोग ही तय करेंगे, लेकिन मैं इसे कविता मानता हूँ। ये है पगडंडी। असल में मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि जिस रास्ते से हम चलते हैं उस पर पैर रखते हुए चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल क्या क्या चलाते रहते हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। तो क्या है क्या चीज, तो उस पर मेरे मन में है कि भाई उसकी बात हम अपने से कहें कुछ। तो ये मैंने कहा है, पगडंडी पगडंडी तू रहती बहुत है गंदी, नहीं समझ पाता मैं तुझको, तू है बजरंगी, तू तो है बजरंगी, नहीं समझ पाता मैं तुझको, तू तो है बजरंगी। कंकड़ पत्थर धूल सूल सबको माथे पर रखती, पशु पक्षी मानव पक्षी सबको ख्याल तू रखती, राग द्वेष से दूर रहकर सबसे प्यार से मिलती, रात दिन तू चलती रहती कभी नहीं तू थकती, चोर चोर चकोर मंत्री संतरी सबको माथे पर ढोती, वाहन चलते पाहन चलते नहीं शिकायत करती, सिर माथे पर सबको रखती, मंदिर तक पहुंचाती, सबको तू गरमाती रहती स्वयं को रहती ठंडी, पगडंडी पगडंडी तू रहती है बहुत गंदी। बस तो किसी को तो हमारा एक भाव है, उस भाव मन में आया मैंने यही। और एक बात मैं चलते चलते और कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो साहित्य से जुड़े हैं, हम लोगों का लगता नहीं है कि कुछ संगठन है, हम लोग कहीं संगठित हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लगता है कि बिखरे बिखरे हैं। कहीं कहीं कभी कभी निराशा भी होती है कि अकेला आदमी क्या करे। और दूसरी बात ये भी मैं देखता हूँ कि होना ये चाहिए कि लेखकों और कवियों के अंदर मित्रता भाव होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। वो आत्मीयता जो होनी चाहिए वो नहीं दिख, क्यों ऐसा होता है? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कम से कम जो लेखक, जो कवि, जो इस तरह का है, जिसके अंदर इस तरह की बातें हैं, भावना है, अच्छी अच्छी भावनाएं वो करता है, वो आचरण में क्यों नहीं लाता है? हम लोगों को तो अपने मित्रों से धरा कर मिलना चाहिए। जो कवि है हम मान लेते हैं वो कम लिखता है, कम लिखे या अधिक लिखे। जो लेखक है लिखता है तो लेखक है। ये कहते थे कि लिखने वाला हर आदमी अक्षर पुरुष है, बीबी की राय कहना था अक्षर पुरुष है, वो अमर है, अक्षर पुरुष अमर होता है। तो कहते थे, तो ये है कि क्यों नहीं उसके अंदर ये आत्मीयता होती है, ईर्ष्या द्वेष क्यों होती है? भाई ठीक है, आप बैठिए, एक आलोचना का तौर तरीका होता है, किताब है उसकी आलोचना करिए, समीक्षा करिए, आलोचना कीजिए। नहीं आलोचना करेंगे तो कैसे कोई सीखेगा? ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो हम हमारे अंदर कम से कम मैं चाहता हूँ कि लेखकों के अंदर, कवियों के अंदर, साहित्यकारों के अंदर एक ऐसी एकता बने कि वो एक उदाहरण बने कि नहीं भाई ये लोग केवल लिखते नहीं हैं, वो काम करते भी हैं, आचरण भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग करें तो हम अपने लेखन के माध्यम से तो संदेश देंगे ही, अपने आचरण के माध्यम से भी संदेश दे सकेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय रामावतार जी। और शिबू भैया जी भी जुड़े हुए हैं। शिबू भैया जी, चूंकि समय बहुत हो चुका है तो अब हमें लग रहा है कि इसको कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चले। और बहुत सारे लोग लगातार इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़े रहे। अनिल कुमार सिंह जी, अभी अनिलाभ जी को मैं देख पा रहा हूँ, वो कह रहे थे कि रामावतार जी के बारे में कुछ बोलना था। कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्दी उन्हें आमंत्रित किया जाए। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी जो मिर्जापुर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, बीना राय जी, और साथ में शेख शहजाद उस्मानी जी, भोलानाथ कुशवाहा जी के लगातार कमेंट से, रमाकांत सिंह, अमरीश सिंह जी, आदरणीय आलोक जी,
और ऐसे तमाम लोग लगातार रामराज राजस्थानी जी तमाम लोग लगातार जुड़े रहे और शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी को, जिन्हें अथर्वा पुस्तक महाकाव्य के लिए तुलसी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। और आदरणीय रमावतार जी, श्री रमावतार जी को, जिन्हें वेद और हमारा जीवन पुस्तक पर गुलाब राय सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। और श्री संजीव त्यागी जी, जिनकी पुस्तक ए सरकार किसान हैं हम पर भिखारी ठाकुर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो आप तीनों इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं आप तीनों का। बहुत कीमती समय होता है और इस कीमती समय में से अगर 1.5 घंटा के आसपास निकाला जाए तो निश्चित तौर पे बहुत, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और निश्चित तौर पे मैं इसके लिए विशेष रूप से आभारी हूँ मैं विशेष रूप से शिबू भैया जी का, आदरणीय गंगेश जी का, और साथ में आदरणीय संजीव जी, आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी, आदरणीय श्री रमावतार जी की, कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। आदरणीय कुश जी और आदरणीय डॉक्टर अक्षय पांडे जी, आप सभी मिलकर कार्यक्रम के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके लिए मैं विशेष आभारी हूँ। और आप सभी दर्शकों का विशेष आभार कि आपने यहाँ पर इस पटल पर, हिंदी श्री के पटल पर यह कार्यक्रम देखा। और चलते चलते इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा कि जुगनुओं को भी भगा दूं तुम कहो तो, जुगनुओं को भी भगा दूं तुम कहो तो, कुछ चरागों को जला दूं तुम कहो तो, सब सितारे तोड़ कर ला दूं जमी पे, वो फलक सूना बना दूं तुम कहो तो। अगर आप जो दर्शक हैं सारे हमारे साथ, अगर वो कहे तो कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहेंगे वो सब कुछ हो सकता है। बस आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः इन तीनों महान रचनाकारों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।